दोस्तों वेलकम बैक टू चहल एकेडमी। 12 ऑफ जुलाई 2023 सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो द हिंदू के अंदर मौजूद हैं, आइए उसका डिटेल्ड एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की टॉपिक्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहले ये टॉपिक को आप कैसे रिलेट करेंगे, आइए देखते हैं। GS1 हिस्ट्री से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट स्टेज अरेस्ट ऑफ लॉयर ऑन फैक्ट फाइंडिंग मिशन। अभी कौन से फैक्ट को ये लॉयर ढूंढ रहे थे? एक्चुअल में मणिपुर पे आप जानते हैं कि मणिपुर के अंदर एक वायलेंस चल रहा है या एक अनरेस्ट का माहौल चल रहा है, जिसके लिए एक लॉयर ने कुछ सबूत ढूंढने के लिए फैक्ट फाइंडिंग मिशन स्टार्ट किया, जिसके लिए सरकार ने उस पर सेडिशन और कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगाए और उसी के लिए लॉयर को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि उनको अरेस्ट ना करा जाए, क्योंकि अभी तक FIR की कॉपी भी उनको नहीं दी गई है। ये पूरा ओवरऑल आर्टिकल वैसे तो इररेलेवेंट है, यूपीएससी पर्सपेक्टिव से नहीं है, बट यहां पर एक पॉइंट लिखा गया है नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन, क्योंकि फैक्ट ढूंढने के बाद उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की। यहां से यूपीएससी सवाल पूछ सकता है। आइए देखते हैं किस प्रकार से इसको हम हिस्ट्री से रिलेट कर सकते हैं। Let's start with the National Federation of Indian Women। देखिए, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन एक विमेन ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्टेब्लिश करी गई थी 1954 में, और इससे कौन सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी एसोसिएटेड रही है अपने जीवन काल में? उनका नाम है अरुणा असफ अली। अरुणा असफ अली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि GS1 में इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इन न्यूज़ आपसे पूछ सकता है यूपीएससी। तो GS1 में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि भाई बताइए इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इन न्यूज़ रही है अरुणा असफ अली, क्योंकि शी वॉज एसोसिएटेड विद नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन। तो आइए जानते हैं थोड़ी सी डिटेल अरुणा असफ अली के बारे में। अरुणा असफ अली मेंबर रही हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो INC जो हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर एक नेशनल मूवमेंट को स्टार्ट करता है। 1885 में जिस ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ उसके साथ ये जुड़ी हुई थी। एंड शी पार्टिसिपेटेड इन सॉल्ट सत्याग्रह। आप जानते हैं नमक बनाओ आंदोलन या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फिर सॉल्ट सत्याग्रह, इसके साथ भी एसोसिएटेड रही हैं अरुणा असफ अली। अरुणा असफ अली was not released by Britishers। देखिए हुआ क्या था, जब आप जानते होंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट ही हुआ था, गांधी जी ने लॉ को ब्रेक किया ही था, नमक बनाने वाला कानून, और गांधी जी ने जब वो खुद नमक बनाया तो एक लॉ को ब्रेक करा जो ब्रिटिशर्स के द्वारा था, और उसी के बाद सारे जितने इंपॉर्टेंट लीडर्स थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उनको जेल में डाल दिया गया था। जेल में इसलिए क्योंकि 1920 के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब गांधी जी ने चालू किया था, उस समय से ही सारे के सारे ब्रिटिशर्स वाकिफ थे कि किस प्रकार से गांधी जी के कहने पर कितने लोग सड़कों पर आ सकते हैं और प्रोटेस्ट कर सकते हैं। उसी को रोकने के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के सभी लीडर्स को जेल में डाला, जिसमें अरुणा असफ अली को भी जेल में डाला गया। और आप जानते होंगे कि 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ, क्योंकि उस समय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर ब्रिटिशर्स चाहते थे, लॉर्ड इरविन के ऊपर प्रेशर था कि किसी भी प्रकार से गांधी जी को या INC का पार्टिसिपेशन कराया जाए, क्योंकि 1930 यानी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो कोई आया ही नहीं था INC की तरफ से। तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ और बोला गया कि गांधी इरविन पैक्ट के बावजूद भी, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट में एक डिमांड थी कि सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया जाए, तो सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करने की जो डिमांड रखी गई थी गांधी इरविन पैक्ट में, आप देखेंगे कि अरुणा असफ अली को रिलीज नहीं किया गया था। व्हाई? बिकॉज बोला गया ये स्टॉर्म लेडी है, इनको रिलीज कर दिया तो प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, शी वर्क फॉर द प्रिजन रिफॉर्म्स। जब तक वो जेल में रही तब तक उन्होंने तिहाड़ जेल के अंदर प्रिजन रिफॉर्म्स की बात करी और जो प्रिजन के अंदर लोग हैं उनके मौलिक अधिकारों की बात उठाई। अगस्त 8, 1942 ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को पास करता है। आप जानते होंगे क्विट इंडिया मूवमेंट, जहां पे बोला गया डू और डाई बाय द गांधी जी, ग्वालियर टैंक बॉम्बे के अंदर, वहीं पर ये रेजोल्यूशन पास हुआ। और आप देखेंगे कि उसी के तुरंत बाद सभी INC के मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि क्रिप्स मिशन फेल होता है और क्रिप्स मिशन के फेल के बाद गांधी जी डू और डाई बोल देते हैं, और सभी INC के लीडर्स को जब अरेस्ट कर लिया गया था तो इसलिए ही
क्विट इंडिया मूवमेंट को लीडरलेस मूवमेंट भी बोला जाता है। बट अरुणा असफ अली अंडरग्राउंड हो जाती हैं, अंडरग्राउंड मूवमेंट स्टार्ट करती हैं, यानी ब्रिटिशर से छुप करके काम करती हैं, और इनका योगदान क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। She also hosted the Congress flag at the ग्वालियर टैंक मैदान, और इसी मैदान के अंदर उन्होंने झंडा भी लहराया, जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। And that is why she is also known as the grand old lady of independence movement। तो दोस्तों मेरा सवाल यह है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? देखिए ये तो है ग्रैंड ओल्ड लेडी, तो ये यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ मॉडर्न इंडियन इंडिपेंडेंस, सो याद रखिएगा। शी ऑल्सो एडिटेड द मंथली मैगजीन इनकलाब। कांग्रेस की एक मैगजीन थी इनकलाब, उसको इन्होंने एडिट भी किया और उसमें अपने कई पत्र भी लिखे, और मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए भी इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। राम मनोहर लोहिया भी इनके साथ एसोसिएटेड थे इसी कार्यक्रम में। नेक्स्ट देखते हैं, शी ऑल्सो सपोर्टेड द रॉयल इंडियन नेवल म्यूटनी। आप जानते होंगे 1946 रॉयल इंडियन नेवल म्यूटनी भी हुई, जहां पे कुछ नेवी लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक आवाज उठाई। बट जब ये आवाज उठाई गई, आप देखेंगे कि आईएनसी ने इसका सपोर्ट नहीं किया था, इवन गांधी जी ने भी सपोर्ट नहीं किया था। गांधी जी ने कहा था कि आज अगर नेवी गवर्नमेंट के खिलाफ जारी है तो आजादी के बाद हो सकता है कि वो हमारे भी खिलाफ चली जाए, तो दे सपोर्टेड ब्रिटिशर्स। बट अरुणा असफ अली सपोर्टेड दिस मूवमेंट, और इसी बीच में आप देखेंगे गांधी जी और इनका टकराव भी देखने को मिलता है। और इनके बारे में एक और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, शी वॉज द फर्स्ट मेयर ऑफ दिल्ली। तो देखिए न्यूज के अंदर कुछ होता है, बैकग्राउंड कुछ होता है दोस्तों, ये बैकग्राउंड ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो यूपीएससी के अंदर आपको नंबर्स दिलाएगा। वापस से अपनी न्यूज में आते हैं हम लोग, और ये वाला आर्टिकल देखते हैं। GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से आप इसको रिलेट कर सकते हैं दोस्तों। और यहां पे बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है ईडी चीफ टू क्विट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ईडी के जो चीफ हैं, मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जो चीफ हैं, उनको बोला है कि आप जल्द से जल्द छोड़ दीजिए, बट अपहोल्ड्स अमेंडमेंट। अब ये क्या है पूरी की पूरी प्रॉब्लम, पहले उसको समझते हैं। देखिए एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जो डायरेक्टर हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप जल्द से जल्द अपनी नौकरी छोड़ दीजिए, जल्द से जल्द पोस्ट को वैकेट कर दीजिए। अभी ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं जो संजय कुमार मिश्रा हैं, वो काफी टाइम से वापस बनते ही जा रहे हैं। क्या बनते जा रहे हैं? कॉन्टिन्यूसली उनको ही वापस नॉमिनेट कर दिया जाता है, अपॉइंट कर दिया जाता है ईडी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस पूरे आर्टिकल को समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ टर्म समझनी पड़ेंगी। जैसे यहां पर आपको एक टर्म दिखेगी, टेन्योर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द सीबीआई एंड ईडी टू बी स्ट्रेच्ड पीसमिल। अब ये क्या पॉइंट है? नेक्स्ट पॉइंट यहां पे लिखा है कि सीबीआई और ईडी के जो चीफ हैं, उनका टेन्योर फिक्स है 2 साल के लिए। ये कहां पर बात लिखी है? तीसरी बात उन्होंने बोला है, एक आर्टिकल आया है यानी अमेंडमेंट आया है 2021 के अंदर, और इस 2021 के अंदर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, इनको अमेंड करा गया। तो ये दोनों एक्ट पॉलिटी और गवर्नेंस से रिलेटेड हो जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने इन अमेंडमेंट्स को वाजिब बताया है, लीगल बताया है। क्यों बताया है लीगल, उस पर भी डिस्कशन करेंगे, और क्यों इन्होंने बोला है कि ये जाएं अपनी नौकरी छोड़ दें। तो सीबीआई एंड ईडी डायरेक्टर्स वर्क अकॉर्डिंग टू दी विशेस ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा बोला जाता है कि सीबीआई और ईडी एक टूल बन चुका है सरकार का, और सरकार जिस व्यक्ति को डायरेक्टर बना रही है वो पिछले 4 साल से डायरेक्टर बनते ही जा रहे हैं। तो सरकार का ऐसा मानना है कि वो एक काबिल आदमी को वापस नॉमिनेट कर रही हैं, बट सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है कि आप एक ही व्यक्ति को बार बार ना बनाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां से हम लोगों को एक हिंट मिलता है कि सरकार सीबीआई और ईडी को एक पैरट की तरह यूज करता है, एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है लोगों की आवाजों को दबाने के लिए या फिर गलत केसेस को बनाने में। तो यहां पर आपको सबसे पहले तो कुछ एक्ट्स की बात करनी पड़ेगी, सीबीआई की बात करनी पड़ेगी, पूरा हम डिस्कस करते हैं ईडी, सीबीआई, सीवीसी, और फिर वापस से मैं इस एक्ट को आपको पढ़ाऊंगा, ये जो आर्टिकल लिखा है उसको बताऊंगा, वहां पर आप समझ पाएंगे कि ये क्या प्रोविजन बोला गया है। चलिए शुरुआत करते हैं।
सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सेंट्रल विजिलेंस एक्ट ऑफ 2003। सेंट्रल विजिलेंस का जो एक्ट है 2003 में आया। एक कोट मैं आपके लिए लाया हूं, आप जीएस में भी इसको यूज कर सकते हैं, GS4 एथिक्स के पेपर में। देयर कैन बी नो फेथ इन आवर गवर्नमेंट इफ आवर हाईएस्ट ऑफिसेज आर एक्सक्यूज्ड फ्रॉम स्क्रूटनी, दे शुड बी सेटिंग एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंसी। बहुत ही बढ़िया बात बोली है एडवर्ड स्नोडेन ने। क्या बोला है कि हम अपनी सरकार पे तब तक भरोसा नहीं कर सकते हैं जब तक जो सबसे ऊपर के पदों पर रहने वाले हमारे ऑफिसर्स हैं उनको हम ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल ना बना सकें। तो अगर हम चाहते हैं कि सरकार पे भरोसा किया जाए तो सबसे ऊपर के व्यक्तियों को पहले अपने आप को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाना चाहिए। अब बात करते हैं मिसयूज ऑफ पावर की। ऐसा देखा गया है कि ब्रिटिश टाइम पीरियड पे, क्योंकि ब्रिटिश टाइम पीरियड में आप जानते हैं 1947 से पहले जो ब्यूरोक्रेट्स थे, पॉलिटिशियंस थे, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे या फिर सिविल सर्वेंट्स यानी पब्लिक सर्वेंट्स थे, ये सभी अपनी पावर्स का दुरुपयोग करते थे और दुरुपयोग इस लेवल पे करते थे कि करप्शन में इन्वॉल्व हो जाते थे। तो कहीं ना कहीं एक रेखा खींचनी पड़ी हमें 1947 के बाद। हमें सोचना पड़ा कि इन सारे ऑफिसर्स को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, लगाम लगा सकते हैं और देश को बचा सकते हैं। करप्शन अगर बहुत ज्यादा फैल गया तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो उसी के लिए ये बनाया गया और 1947 में ही देखिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बनाया गया। और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1947 के बाद एक करप्शन कमिटी बिठाई गई और इसी करप्शन कमिटी का नाम है संथानाम कमिटी। संथानाम कमिटी 1963 में एस्टैब्लिश करी गई और इस 63 की कमिटी ने रिकमेंड किया एक बॉडी बनाने के लिए और उस बॉडी को सीवीसी बोला गया। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस का मतलब होता है चेक करने के लिए एक कमीशन बनाई गई सेंट्रल रूप में, मतलब सेंट्रल लेवल पर, और इसको एस्टैब्लिश करा गया 1964 में। बट इसको सैचुरेटरी स्टेटस मतलब लीगल बैकिंग कब तक दी गई, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक कैबिनेट के रेजोल्यूशन से बना था, बट इसको एक पावर्स दी गई, एक्ट दिया गया 2003 में। तो 2003 का एक्ट है सीवीसी का, तभी हम इसको बोलते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट ऑफ 2003। याद रखिएगा ये कोई एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। कहने का मतलब ये इन्वेस्टिगेट नहीं करता है सीवीसी। सीवीसी का फिर काम क्या है दोस्तों? सीवीसी का काम है कि ये रिकमेंड करे, बताए सरकार को और कुछ एक्शंस ले सके। इसको बोला जाता है कि सीवीसी के पास सिविल पावर्स हैं, इट कैन टेक एक्शंस। अभी देखेंगे किसके खिलाफ, ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ ले सकता है, ऑल इंडिया सर्विसेज के लोगों के खिलाफ ले सकता है, या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या पब्लिक सर्वेंट्स जो भी करप्शन में इन्वॉल्व हैं। तो यहां पर आपको देखने मिलेगा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, तो फिर इसके लिए इन्वेस्टिगेट कौन करता है? या तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है या फिर सीबीआई इन्वेस्टिगेट करता है। तो सीबीआई या पुलिस इन्वेस्टिगेट करके मैटर को ईडी को सौंपते हैं और ईडी इस प्रोसीजर को फॉलो करके पनिशमेंट्स बताती है। फीचर्स ऑफ द एक्ट, सेक्शन 3 ऑफ द सीवीसी एक्ट ऑफ 2003, इसके अंदर स्ट्रक्चर बता रखा है कि सीवीसी के अंदर कौन कौन होंगे। तो देखिए सीवीसी के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सीवीसी के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ये पॉइंट। मान लीजिए ये 3 व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति जो ये है इनको बोलते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ही इज सीवीसी द चेयरपर्सन, एंड अदर विजिलेंट कमिश्नर्स 2 लोग होंगे। इसका मतलब स्ट्रक्चर के अंदर एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हो सकता है और 2 अदर विजिलेंट कमिश्नर्स बनाए जा सकते हैं। ये पोस्ट हैं, ये लोग हैं जो इस पोस्ट पर आ सकते हैं। 3 लोगों की स्ट्रक्चर की पोस्ट दी गई है। मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है? 4 साल। या तो ये 4 साल तक रह सकते हैं या फिर जब तक ये अपनी 65 साल की उम्र कंप्लीट ना कर लें। या तो 4 साल का टर्म कंप्लीट कर सकते हैं या फिर 65 अगर पहले हो जाएंगे, 65 एज अचीव कर लेंगे तो भी इनको रिटायर कर दिया जाएगा, मतलब बंद कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगी इनकी जॉब। नेक्स्ट चलिए यहां पर एक बार देखते हैं ध्यान से क्या बोला गया है। द सीवीसी और द अदर विजिलेंट कमिश्नर्स, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, यूपीएससी यहां पे पीएम लिख देगा, बोलेगा कौन अपॉइंट करता है, तो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बट किन की रिकमेंडेशंस पे करते हैं? एक कमिटी की रिकमेंडेशंस पे करते हैं। और इस कमिटी में कौन कौन आएगा? प्रधानमंत्री होंगे, होम मिनिस्टर होंगे हमारे, और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा।
या फिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी में जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे उनको, उनके द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी का नाम, कमेटी एक नाम देती है और उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है एज द कमिश्नर। इनको रिमूव कैसे किया जा सकता है? देखिए, प्रेसिडेंट कैन रिमूव, प्रेसिडेंट कई सारे ग्राउंड्स पे इनको रिमूव कर सकता है। फॉर एग्जांपल इफ ही बिकम्स इंसॉल्वेंट, तब इनको रिमूव कर दिया जा सकता है। या फिर इनको रिमूव करने का एक प्रोसीजर है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर ये अनफिट घोषित कर दिए जाएं या फिर इनकी मैलिशियस इंटेंशन पता चल जाए, किसी भी वजह से सीबीसी के लोगों को निकाला जा सकता है। प्लस दो और हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, की ये काम ही नहीं कर सकते हैं, अब इनकेपेबल हैं, तो प्रेसिडेंट इन्हें रिमूव कर सकता है। बट इन दो ही ग्राउंड्स पर, जो ये दो ग्राउंड लिखे हैं मैंने, बाकी ग्राउंड्स पे प्रेसिडेंट कर सकते हैं, बट इन दो ग्राउंड्स पर इनको सुप्रीम कोर्ट का अप्रूवल लेना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पहले प्रेसिडेंट भेजते हैं, सुप्रीम कोर्ट उस पर अपनी राय देती है और जो राय देती है उसको मानना पड़ता है प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट, मैंने जैसे आपको बताया, इट हैज द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट। नेक्स्ट आप देख सकते हैं एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को भेजी जाती है और यही रिपोर्ट प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में प्रस्तुत करते हैं। तो सीवीसी ने जो भी काम किया है वो प्रेसिडेंट को बताते हैं और प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट की टेबल पर रखते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस सीवीसी को एम्पावर करा गया है टू सुपरवाइज इन्वेस्टिगेशंस लेड बाय सीबीआई। कहने का मतलब, इन द मैटर्स ऑफ द करप्शन, सीबीआई भी एक अथॉरिटी है जो इन्वेस्टिगेट करती है या फिर इन सारे केसेस को देखती है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई को सुपरवाइज करने का हक दिया गया है सीवीसी को, बट किस मैटर्स पे? इन द मैटर्स वेयर करप्शन इज इन्वॉल्व। तो जहां पे करप्शन होगा वहां पर सीबीआई के ऊपर सीवीसी की पावर्स आ जाती हैं। एल्स सीबीआई इज डिफरेंट एंड सीवीसी इज डिफरेंट ऑल टुगेदर। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988 से पावर्स मिलती हैं किसको? सीवीसी को। और अगर इनको सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दे कोई केस लेने को, तो सीवीसी केस ले सकता है। जनरली सीवीसी दो तरीके से केस लेता है, या तो करप्शन का केस हो, खुद से सीबीआई के सुपरवाइज कर सकता है सीबीआई को, या फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पर्टिकुलरली उनको कोई केस दे दिया है तो उसको भी ये रेफर कर सकते हैं और उसके बाद अपना जजमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट, सीवीसी के दो विजिलेंट ऑफिसर्स, इनको चूज करना या इनको कैसे चूज किया जाता है? तो देखिए, सेक्रेटरीज ऑफ होम अफेयर्स, पर्सनल एंड ट्रेनिंग, रेवेन्यू, फाइनेंस, सिलेक्शन कमिटी, ऑन हुज रिकमेंडेशन द डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट इज अपॉइंटेड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है यहां पे? आप ध्यान से देखिएगा। दो विजिलेंट ऑफिसर्स को चूज कर लिया गया है। अब उसके बाद ये सभी लोग मिलकर के, कौन कौन? दो विजिलेंट ऑफिसर्स, होम अफेयर्स के जो सेक्रेटरी हैं, पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी। तो सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हो गए पहले, दूसरे हो गए दो विजिलेंट कमिश्नर्स जो अदर हैं, बाकी ये सारे सेक्रेटरीज मिल करके एक सिलेक्शन कमिटी बनाते हैं और इस सिलेक्शन कमिटी का काम होता है क्या? जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, मतलब हमारी ईडी का काम क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002, घोटाला, हवाला, ऐसे टर्म्स आपने सुने होंगे। तो मनी लॉन्ड्रिंग मतलब पैसे को, ब्लैक मनी, करप्शन, इस तरीके के केसेस को हैंडल करने की पावर ईडी को भी दी जाती है। ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है जो 1956 में आई। तो इसका पर्टिकुलर रोल क्या है? इसका पर्टिकुलर रोल ये है, कई सारे एक्ट से इसको पावर्स मिलती हैं, जैसे पीएमएलए एक्ट से मिलती है, फेमा एक्ट से मिलती है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999, ऐसे कई सारे एक्ट्स हैं जहां से इसको पावर्स मिलती हैं और इन सभी पावर्स का इस्तेमाल करके कोई भी करप्शन के मैटर को ये हैंडल कर सकता है। बट उसका जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, मतलब डायरेक्टर है, उस डायरेक्टर को अपॉइंट करने की पावर किसको दी गई है? उसको दी गई है सीवीसी के सारे लोगों को। देखिए, ये रिकमेंड करते हैं और फिर डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट अपॉइंट होता है। बट कितने साल के लिए होता है? 2 साल के लिए होता है। अब देखिए, आप रिलेट करिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, जहां पे आपने ये देखा अभी पॉइंट, CBI and ED chiefs have fixed tenure of 2 years। तो अब आप शायद ये बात समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं कि ED के चीफ को 2 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, बट किसके द्वारा किया जाता है? अब आपको पता है, एक पूरी की पूरी सिलेक्शन कमिटी होती है जिसमें CVC, 2 अदर CVCs और बाकी लोग मौजूद होते हैं। वापिस से आते हैं हम लोग इस पे।
और आगे देखते हैं सीबीआई के बारे में कुछ पढ़ते हैं, क्योंकि सीबीआई भी न्यूज़ में है, तो क्योंकि सीबीआई का भी तो टेन्योर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहां पे दोनों पॉइंट्स लिखे हैं। चलिए, सीबीआई कब आया? 1963 बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आज की डेट में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है। किस कमिटी की रिकमेंडेशंस पे बनाया गया था? संथानाम कमिटी की रिकमेंडेशंस पे सीबीआई का भी गठन किया गया। याद रखिएगा, ये सैचुएटरी बॉडी नहीं है। सीवीसी एक सैचुएटरी बॉडी है, मतलब एक एक्ट से उसको पावर मिलती है। सीबीआई कोई पर्टिकुलर एक्ट से नहीं बनाई गई है, रेजोल्यूशन से बनाई गई है, परंतु उसको भी कहीं ना कहीं से पावर मिलती है। जिस एक्ट से उसे पावर मिलती है उसे कहते हैं दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946। एंड हेंस यहां पर दोबारा से आप देखिए आर्टिकल के अंदर ये लाइन या ये वर्ड मौजूद है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। सो नाउ यू गाइस कैन इजीली अंडरस्टैंड कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट यहां पर मौजूद हैं। वापस से आते हैं और देखते हैं क्या बोला जा रहा है। चलिए नेक्स्ट, नोडल पुलिस एजेंसी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं, आप लोगों ने सुना होगा इंटरपोल। इंटरपोल क्या है? एक ऐसी अथॉरिटी या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर क्रिमिनल्स को अलर्ट्स देती है या फिर कलर कोड्स इशू करती है। जैसे रेड कोड इशू कर सकती है, ऑरेंज कोड इशू कर सकती है। ऐसी इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी जो वर्ल्ड लेवल पर है, बट उसके मैटर्स को डायरेक्टली भारत के अंदर किससे डील करा जाता है? सीबीआई डील करती है। तो कौन सी अथॉरिटी भारत की है जो इंटरपोल से कम्युनिकेट करती है या बात करती है? इट इज सीबीआई। याद रखिएगा, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है यहां से। नेक्स्ट देखिए, कौन कौन से केसेस को आप देखेंगे कि सीबीआई जांच कर सकता है। एंटी करप्शन के केसेस को, इकोनॉमिक केसेस को, स्पेशल क्राइम्स को, साइबर क्राइम्स को। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बालासोर में जो ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, ये ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट में क्या आपको देखने को मिला कि वहां पे ट्रेन पलट गई जिसकी वजह से कई लोगों की मृत्यु हो गई, उसको भी सीबीआई ही जांच कर रहा है। तो सीबीआई का दायरा बहुत बड़ा है। ईडी पर्टिकुलरली किन चीजों पे फोकस करता है? मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मार्केटिंग या फिर ब्लैक मनी। और हमारा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट किन चीजों पे फोकस करता है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का पर्टिकुलर काम है करप्शन के केसेस को, या सीवीसी का पर्टिकुलर काम क्या है? करप्शन के केसेस को। करेक्ट। सो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। इन तीनों के बीच का बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सीबीआई किसी भी चीज पर जांच कर सकता है, ईडी का पर्टिकुलर पर्पस होता है, पीएमएलए मींस मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड होता है। और अगर मैं आपसे बात करता हूं सीवीसी, सीवीसी का पर्टिकुलर काम होता है करप्शन। तो ऐसा नहीं है कि करप्शन के मुद्दे को ईडी नहीं कर सकता, ईडी भी कर सकता है, बट हाँ ये स्पेसिफिक बॉडीज हैं। चलिए अब बात करते हैं कंपोजिशन की। हम लोगों ने कंपोजिशन देख लिया सीवीसी का, बट क्या हमको पता है कि सीबीआई का कंपोजिशन क्या है? सीबीआई का कंपोजिशन होता है, हेड या टॉप मोस्ट अथॉरिटी जो होती है उन्हें बोलते हैं डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। और डायरेक्टर ऑफ सीबीआई जनरली कौन होते हैं? द आईजी ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डायरेक्टर ऑफ सीबीआई को भी देखिए 2 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही आपको समझाने के लिए मेरे को पूरा बैकग्राउंड आपको बताना पड़ा, क्योंकि अगर आप यहां पर दोबारा से आर्टिकल के अंदर देखेंगे, आई होप अब आपको ये 2 लाइंस क्लियर होंगी। सीबीआई एंड ईडी चीफ्स हैव फिक्स्ड टेन्योर्स ऑफ 2 years। चलिए अब वापस से यहां पर आते हैं और अब बात करते हैं कि 2021 में क्या अमेंडमेंट आया। अब 2021 का जो अमेंडमेंट है दोस्तों, एक बार उसको पढ़ लेते हैं। ये लाइन देखिए, इट अलाउज देम 3 annual extensions। मतलब क्या है? 2 साल के लिए मैक्सिमम ये हो सकते हैं, बट अमेंडमेंट के अंदर आया है कि मैक्सिमम इनको 5 साल के लिए कंटिन्यू कराया जा सकता है। इसका मतलब जो 2 साल के लिए व्यक्ति का टेन्योर खत्म हो रहा था, अगर सरकार चाहती है तो उसका 1 साल टेन्योर बढ़ा सकती है, एक बारी में 1 साल बढ़ा सकती है। 1 साल बढ़ाया, फिर अगले साल क्या आप उस सेम आदमी को रखना चाहते हो? सरकार ने कहा हम रख सकते हैं, फिर 1 साल बढ़ाया, फिर 1 साल बढ़ाया। तो अभी क्या बोला जा रहा है कि जो हमारे यहां पर देखिए संजय कुमार मिश्रा हैं ईडी के डायरेक्टर, उनका टर्म नवंबर में खत्म हो रहा है, 5 साल वाला। तो सरकार ने उनका काफी बार टेन्योर बढ़ा दिया है, बट ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां पे आपको देखने को मिलेगा
कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पिटिशंस पहुंचती हैं कि यार ये जो है ईडी और सीबीआई सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ठीक है, जो आपने अमेंडमेंट डाले 2021 में, आपने बोला कि हम 3 बार और एक्सटेंड कर सकते हैं, हम इसको वैलिड मानते हैं, हमें इसमें कोई इशू नहीं है, वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, बट येस इनको बोलिए कि जल्द से जल्द ये अपनी नौकरी को रिलीज करें, वैकेट करें, अभी करें, और कब करें, जुलाई के अंदर अंदर कर दें। तो इनको बोल दिया गया है कि जुलाई के अंदर अंदर खत्म अपनी नौकरी करते आप अपने आप इस्तीफा दे दीजिए। देखिए, बाय अपहोल्डिंग द 2021 अमेंडमेंट्स, इसका मतलब सरकार ने जो अमेंडमेंट करा था सुप्रीम कोर्ट ने उसको वाजिब बता दिया है। सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू and we'll move to next particular article that can be asked in your UPSC mains or your prelims exam। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ जी, आ जाइए। देखिए, GS3 एनवायरमेंट, इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट, तीनों से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। और न्यूज क्या है, केरला रिवाइजेस इट्स प्लान फॉर सेमी हाई स्पीड रेल लाइन। अभी सेमी हाई स्पीड रेल लाइन प्रोजेक्ट क्या है, देखिए यहाँ पे आर्टिकल में बहुत ज्यादा मौजूद कुछ नहीं है। आर्टिकल में मैं पहले आपको बता देता हूँ, बोला जा रहा है कि पब्लिक प्रोटेस्ट हो रहा है किसके खिलाफ, सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, जिसके लिए अभी केरला ने अपने प्रोग्राम को चेंज कर दिया है, रिवाइज कर दिया है। सबसे पहले तो ये प्रोग्राम क्या है उसको समझते हैं, और फिर वापस से इसी आर्टिकल को दोबारा से मैं आपको बताऊंगा ताकि आप चीजों को समझ पाएं। आइए, इसे बोलते हैं सिल्वर लाइन रेल प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये वर्ड पूरे आर्टिकल में कहीं पे भी मौजूद नहीं है, बट दिस इज हाउ यू नीड टू इंटरकनेक्ट। ये काफी टाइम न्यूज में रह चुका है, सिल्वर लाइन रेल प्रोजेक्ट। तो यूपीएससी सिंपली आपसे पूछ सकता है, बताओ सिल्वर लाइन रेल प्रोजेक्ट क्या है। इट इज अ हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट। हाई स्पीड क्यों, क्योंकि 200 किलोमीटर से भी तेज की स्पीड में रेल भागेगी। कहां से कहां तक, तिरुवनांतपुरम कैपिटल सिटी से लेके कासरगोड तक, केरला में। तो केरला में ये पूरी की पूरी ट्रेन एक तरफ से निकलेगी। अब मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूं। So this is the project। हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, और इस पूरे एरिया से, केरल में से यहां तक ये जाएगी। ठीक है, आई होप यू गॉट द आइडिया क्या हो रहा है। अब ये ऐसा क्यों करा जा रहा है, ऐसा इसलिए करा जा रहा है क्योंकि इसके कुछ सर्टेन एडवांटेजेस हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं। क्या बेनिफिट्स हैं, सबसे पहले तो ये समय बचाएगा। केरल में अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वहां पर एक्चुअल में जो रेल्स आज मौजूद हैं वो खत्म होने वाली है, मतलब उनका टाइम पीरियड ओवर होने वाला है। पहली चीज तो ये हो गई, तो आपको नया कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। दूसरा, जहां पर आपको 12 घंटे लग जाते हैं तिरुवनांतपुरम से कासरगोड जाने में, वहां पे सिर्फ और सिर्फ मात्र 4 घंटे में आप अपना सफर पूरा कर सकते हैं। तो आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि समय बचेगा। समय मतलब पैसा बचेगा, आपका मानसिक संतुलन बेहतर रहेगा। लोग एक जगह से दूसरी जगह जब आराम से जा पाएंगे तो ट्रेड बढ़ेगा, माइग्रेशन होगा, तो उससे जॉब्स बढ़ेंगी, तो बहुत सारी चीजें बढ़ सकती हैं, इसलिए ये बोला जा रहा है। दूसरा बोला जा रहा है टेरेन लिमिटेशंस। कहने का मतलब क्या है टेरेन लिमिटेशंस, केरल के अंदर क्योंकि वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया पड़ जाता है तो कहीं ना कहीं बेंट्स इस तरीके से हैं या फिर पहाड़ियां इस तरीके से हैं कि टेरेन प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। तो टेरेन प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, इसलिए हमें अब एक नई लाइन चाहिए क्योंकि पुरानी लाइन अब खराब हो चुकी है। नेक्स्ट, डी ट्रैफिकिंग। देखिए, इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, ट्रैफिक खत्म होने वाला है। केरल के अंदर जो लोग आज की डेट में रोड ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं वो इस हाई स्पीड ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा बोला जा रहा है कि इट विल बी जस्ट इक्विवेलेंट टू दी दिल्ली मेट्रो। जैसे मेट्रोज आ चुकी हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, उसी तरीके से डी ट्रैफिकिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो सकता है यहाँ से। और एक बात बोली जा रही है कि इससे ग्रीन हाउसेस गैसेस के एमिशंस कम होंगे, क्योंकि जब लोग सड़कों पर कम वाहनों का प्रयोग करेंगे तो जो ऐसी गैसेस हैं अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसा इंपैक्ट हो सकता है, क्लाइमेट चेंज हो सकता है या फिर सी लेवल राइज हो सकता है, ऐसी चीजें खत्म हो जाएंगी या कम हो जाएंगी। और आपको यह भी समझना पड़ेगा कि इसमें कुछ खामियां भी हैं, कुछ कंसर्न्स भी हैं। अब आइए बात करते हैं सबसे पहले इसके कंसर्न्स की। देखिए कंसर्न्स क्या क्या हैं।
पहला कंसर्न, ह्यूज कैपिटल इज रिक्वायर्ड, बहुत बड़ा अमाउंट में पैसा चाहिए होगा अगर आपको इतना बड़ा प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है, क्योंकि पूरे केरल को जोड़ रहा है ये। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फैमिलीज, जहां जहां से ये जाएगा वहां वहां पर आपको लैंड एक्वायर करना पड़ेगा, बहुत बड़ा लैंड एक्विजिशन के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा लोगों का। तो इस डिस्प्लेसमेंट का क्या हर्जाना होना चाहिए, क्या कंपेंसेशन होना चाहिए, क्या लोग वहां से जाना भी चाहते हैं नहीं चाहते हैं, ये भी एक अपने आप में समस्या बन चुकी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, इकोलॉजिकल डैमेज पहुंचने वाला है, क्योंकि केरल के अंदर आप देखेंगे एक्चुअल में केरल काफी ज्यादा इकोलॉजिकली बायोडाइवर्स रीजन है। बायोडाइवर्स रीजन मतलब यहां पे वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना मौजूद हैं। कई सारे यहां पर नेशनल पार्क्स, बर्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत ज्यादा मौजूद है। सो अगर ये वहां से जाएगा तो पेड़ों को काटना पड़ेगा, और पेड़ों को दोस्तों अगर काटना पड़ेगा तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, मतलब इकोलॉजिकल इंपैक्ट इसका बहुत ज्यादा होने वाला है। और ऐसा भी बोला जा रहा है कि इससे फ्लड्स आने की समस्या हो सकती है, क्योंकि जब आप रेलवे ट्रैक बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, दोनों जगह एम्बैंकमेंट डाल देंगे। एम्बैंकमेंट का मतलब है दोनों जगह आप दीवारें खड़ी कर देंगे। दीवारें खड़ी कर देंगे तो ऐसा बोला जा रहा है वो पानी जो वेस्टर्न घाट्स की रिवर्स से निकलता है, जब फ्लड्स का समय आता है या एक्सेस पानी का समय आता है, तो वो अरेबियन सी तक नहीं पहुंच पाएगा। तो कहीं ना कहीं फ्लड लाइक कंडीशंस क्रिएट हो सकती हैं इस प्रोजेक्ट से। तो अगर आप ये प्रोजेक्ट को समझ पा रहे हैं, सो नाउ आप जानते होंगे कि इस प्रोजेक्ट पे इतना बवाल क्यों मचाया जा रहा है। व्हाई केरला रिवाइज्ड इट्स प्लान फॉर सामी हाई स्पीड रेल लाइन। क्यों केरल अपना एक दूसरा प्रोजेक्ट लेके आया या अपनी पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को रिवाइज करता है, क्योंकि इन सारे कंसर्न्स को दूर करना चाहता है। तो देखिए दूर कैसे करेगा। पहले तो यहां पे पढ़िए, 530 किलोमीटर तिरुवनांतपुरम कासरगोड सेमी हाई स्पीड स्टैंडर्ड गॉज रेलवे कॉस्टिंग अराउंड 64,000। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि इट इज अ हाई कॉस्ट। नेक्स्ट देखिए, टू एले द फियर्स ओवर एनवायरमेंटल डैमेज, मतलब लोगों के एनवायरमेंटल डैमेज वाले जो शक हैं, सस्पिशियस हैं, या फिर जो भी उनको डर लग रहा है, उनके डरों को शांत करना चाहता है। किस तरीके से, क्योंकि यहां पे क्या बोला जा रहा है, आप ये लाइन पढ़िए, 95% ऑफ द लाइन रन ऑन एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स एंड द रिमेनिंग थ्रू अंडरग्राउंड पैसेजेस। तो नया प्रोजेक्ट, द न्यू प्रोजेक्ट जो अभी रिवाइज करके प्लान लाया जा रहा है, उसमें बोला जा रहा है कि 95% ऊपर से जाएगा, तो जंगलों को काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। दूसरा बोला जा रहा है कि जो 5% है वो अंडरग्राउंड जाएगा, उसकी वजह से भी जंगलों को काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इकोलॉजिकल डैमेज नहीं होगा, तो प्रोटेस्ट ना करें। तो इसने अपना पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है उसको रिवाइज कर दिया है। आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। लेट अस मूव टू आवर न्यू और द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज GS3 इकोनॉमिक्स से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। GST काउंसिल टू इम्पोज 28% टैक्स ऑन ऑनलाइन गेमिंग फर्म्स। अब देखिए GST काउंसिल न्यूज में रहता है, बहुत बार न्यूज में रहता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है, यहां से यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर पूछ सकता है कि GST अपीलेट ट्रिब्यूनल्स की बात हो रही है, ये क्या है। फिर नेक्स्ट ये 28% का टैक्स का स्लैब क्या है, क्या इसके अलावा भी कोई स्लैब्स मौजूद हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। And the council cleared the appointment of the service conditions for tribunal members and president। तो appellate tribunals क्यों बनाई जा रही हैं उसकी भी बात करेंगे। GST काउंसिल क्या है उसको भी डिस्कस करते हैं। इस आर्टिकल के अंदर सिर्फ ये बोला गया है कि GST की बैठक हुई है काउंसिल की, और उस काउंसिल ने रेट्स डिसाइड करे हैं। किस चीज के, GST के रेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रेट्स। और गेमिंग फर्म्स, यानी कि वो फर्म्स जो एक्चुअल में गेमिंग में पैसा लगाती हैं, है ना, आपने देखा होगा ऐसी कुछ फर्म्स हैं जो बेट्स लगवाती हैं, या फिर आप अपनी टीम बना सकते हैं, टीम बना करके खेल सकते हैं, बेटिंग कर सकते हैं उन गेमिंग प्रोग्राम्स पे। उन सब पर 28% का GST लगेगा अब से। तो सरकार को अपना रेवेन्यू चाहिए, तो वो गेमिंग फर्म्स पर लगा रही हैं, जिस पे गेमिंग फर्म्स की कंपनीज ने कुछ विरोध सामने लाया है, बोला है कि ये ठीक नहीं है। अगर कल को 100 रुपये एक फर्म कमाती है तो 28 रुपये उसको सरकार को एज अ टैक्स देना पड़ेगा। तो वो कहना चाह रही हैं कि जो भी हमारा 28% का रेवेन्यू है अब सरकार के पास चले जाएगा, मेजर चंक चले जाएगा, तो गेमिंग फर्म्स कैन नॉट सर्वाइव इनटू दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। तो आपको यहां पर सबसे पहले तो GST काउंसिल और उसकी बात समझनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने डिटेल्ड डिस्कशन से। अगेन मैं आपके लिए लाया हूं GST
काउंसिल। देखिए जीएसटी काउंसिल, अभी जीएसटी को समझने के लिए सबसे पहले तो आप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को समझें, फिर समझेंगे कि जीएसटी काउंसिल क्यों आया और इसका पर्पस क्या है। देखिए सबसे पहले भारत के अंदर कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, मतलब एक टैक्स नहीं होता था, इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी वो टैक्सेस जिसका आप जो पेइंग बर्डन है वो दूसरे पर शिफ्ट कर सकते हैं, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और ऐसा बर्डन जो आप दूसरे पर शिफ्ट नहीं कर सकते, खुद ही आपको पे करना होता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स मतलब आपका इनकम टैक्स, आपकी इनकम आप ही को पे करनी पड़ेगी। बट आप मेरे को एक बात बताएं, आप एक मॉल में गए, शॉपिंग करी और उस पर जीएसटी या मान लीजिए कोई इनडायरेक्ट टैक्स लगा, आप चाहें तो उसको ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और व्यक्ति पे। कैसे? आप अपना फोन उठा लीजिए, उनको बोल दीजिए कि मैं जरा अभी आता हूं, दोस्त से बात कर रहा हूं, और इतनी देर में कोई और पेमेंट कर दे आपके नाम पे, तो देखिए आपने टैक्स का बर्डन शिफ्ट तो कर दिया। ऐसे ही कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस में जैसे एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, फिर एंटरटेनमेंट टैक्स, कई सारे ऐसे टैक्सेस मौजूद थे भारत में। करीबन करीबन 25 से 30 तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जिनको सबको सबस्यूम कर लिया, मतलब एक बना दिया और एक टैक्स का नाम रख दिया इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो भारत में प्रोसीजर कैसे चलता था पहले ये देखिए, ये है भारत के अंदर नॉर्मल प्रोसीजर पहले चलता था जी। बाइंग रॉ मटेरियल्स, मान लीजिए एक कंपनी है, एक मैन्युफैक्चरर है, ये रहा मैन्युफैक्चर, ये रॉ मटेरियल्स यहाँ से खरीदता है, तो इस खरीद पे उसको वैट देना पड़ता है। नेक्स्ट जब ये आगे सेल करता है होलसेलर पे, तो यहाँ पे वैट और एक्साइज लगता था। फिर सेलर या होलसेलर जब रिटेलर को सामान पकड़ाता था तो यहाँ पे वैट लगाती थी सरकार। और फाइनली जब सेल होता था कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर से वैट लिया जाता था। एक बार, दो बार, देखिए 3 बार, 4 बार। एक्चुअल में टैक्स के ऊपर इतना टैक्स लगाया जाता था, ऐसा बोला जाता है कि इसके टैक्स के ऊपर फिर टैक्स, फिर टैक्स, फिर टैक्स, मींस कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाता था। टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस लगाए ही जाते थे, जिसकी वजह से भारत के अंदर बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई थी। एक जो नॉर्मल कंज्यूमर था उसको बहुत मेजर प्रपोर्शन ऑफ द चंक किस में देना पड़ता था? वैट में। तो उसको प्रोडक्ट्स बहुत महंगे मिलते थे, क्योंकि याद रखिएगा कोई भी सप्लायर क्यों ना हो, कोई भी प्रोड्यूसर क्यों ना हो, कभी भी अपना बर्डन अपने ऊपर नहीं लेता है, बल्कि कंज्यूमर की तरफ शिफ्ट कर देता है। अगर उसको कोई भी चीज महंगी मिलती है तो वो आगे कंज्यूमर को महंगी दे देता है और उससे पैसा निकलवाता है। द बर्डन ऑफ द टैक्सेशन इज शिफ्टेड टू द कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर। तो यहां पर एंड कंज्यूमर परेशान था, उसी के लिए भारत सरकार ने जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया। ये जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऐसा टैक्स जो किसको मिलेगा? जहां पर डेस्टिन होगा गुड, या जहां पर गुड पहुंचेगा। फॉर एग्जांपल गुजरात में सबसे ज्यादा गुड्स का प्रोडक्शन होता है, तो यहां से गुड्स अगर बिहार जाते हैं तो टैक्सेस किसको मिलते थे पहले? एक्चुअल में टैक्सेस गुजरात को मिलते थे जहां पे प्रोडक्शन होता है। तो गुजरात का डेवलपमेंट तो बहुत ज्यादा हो गया, बट बिहार का डेवलपमेंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन उतना नहीं होता। अब कोई भी कंपनी बाहर से आती है तो वो गुजरात को प्रेफर करती है, ना कि बिहार को प्रेफर करती है। इस तरीके की इनकम इनइक्वालिटीज को स्टेट्स में खत्म करने के लिए भारत सरकार ने डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन बोला जहां पर एंड में कंज्यूम होगा कोई भी प्रोडक्ट, वहां जाएगा टैक्स। अंत कहां पे है? मान लीजिए गुजरात ने 1 करोड़ रुपए का सामान बनाया, बट इस 1 करोड़ रुपए के सामान को कहां पर कंज्यूम करा गया? डेस्टिनेशन कहां है उसका? अंत। वहां पर उस पर्टिकुलर स्टेट को टैक्स मिलेगा। तो इससे फायदा यह हुआ क्योंकि बिहार डिमांड ज्यादा करता है तो अब उसे टैक्स भी ज्यादा मिलेगा। और गुजरात का फायदा क्या है फिर इसमें? गुजरात का फायदा यह है क्योंकि उसके यहाँ कंपनीज हैं, उसके पहले से ही एम्प्लॉयमेंट है, उसके पहले से ही लोग मौजूद हैं, अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, तो वो अपना बेटर करेगा और बिहार को टैक्स मिलेगा तो उसकी भी डेवलपमेंट होगी, तो एक इनकम पैरिटी आएगी कहीं ना कहीं। यही इसका पूरा का पूरा लॉजिक था। फिर आप जानते हैं इसने कैस्केडिंग इफेक्ट को हटा दिया। कैस्केडिंग इफेक्ट को कैसे हटा दिया? 35 से 30 जितने भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के स्ट्रक्चर से उसको एक बना दिया, और अब
अंत में जीएसटी लगता है, बाकी जीएसटी नहीं लगता कहीं पर भी। मतलब एंड कंज्यूमर जीएसटी देता है, बाकी जितने भी बीच के मैन्युफैक्चरर्स हैं या फिर जो भी सप्लाई चेन में बीच में आते हैं उनको जीएसटी नहीं देना पड़ता। अब आप बोले जीएसटी तो देना पड़ता है एक सप्लायर को भी, जी हाँ सप्लायर को जीएसटी देना पड़ता है, बट आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब जो भी जीएसटी उन्हें देना होता है या दे देते हैं वो सरकार को, उस जीएसटी को पर्टिकुलरली वापस कर देता है सरकार इन रिटर्न। इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं दोस्तों इस प्रोसीजर को। खैर जल्दी जल्दी हम बात करते हैं, वन नेशन वन टैक्सेशन सिस्टम भी बोलते हैं दोस्तों इसको। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्या है? सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यूनियन टेरिटरी में यूटीजीएसटी बोल दिया जाता है, और यह है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो सबसे पहले आप एक बात समझिए किस तरीके से डिवीजन होगा। कोई गुड गुजरात में बना, गुजरात में ही कंज्यूम हो गया, तो कंजम्पशन कहां है? गुजरात में। प्रोडक्शन कहां है? इससे लेना देना नहीं है। कंजम्पशन कहां है? गुजरात में। डेस्टिनेशन मतलब गुजरात में ही हुआ, तो इसका मतलब जो भी टैक्स मिलेगा वो दो जगह डिवाइड होगा, एक तो जाएगा गुजरात की स्टेट को और एक जाएगा सेंटर को। अब आप बोलो सेंटर को क्यों जाता है? क्योंकि सेंटर बोलता है कि आर्टिकल 1 याद करो। सेंटर का मतलब क्या है? आर्टिकल 1 मतलब क्या है? इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब ये संघ है, स्टेट्स हैं सारी हमसे जुड़ी हुई हैं। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि आप सेंटर के अंदर रह करके ही तो प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो कुछ पैसा हमें भी दीजिए। तो 50%, ध्यान रखिएगा कितना, 50% पैसा कहां जाता है? सेंटर के पास। 50% पैसा उस स्टेट में जाता है जहां पे डेस्टिनेशन होता है, यानी एंड में प्रोडक्ट को कंज्यूम किया जाता है। तो गुजरात में अगर कंज्यूम हुआ तो गुजरात को मिलेगा 50%, और गुजरात से 50% कहां जाएगा? सेंटर के पास। तो इट इज 50-50, पहले ही डिवाइड हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, 50 यहां गया, 50 यहां गया। 50 मतलब क्या? 50%। किसका 50%? जो भी टैक्सेशन का अमाउंट गुजरात के अंदर आएगा। अगर मान लीजिए गुजरात में बना, कंज्यूम हुआ दिल्ली में, फिर यह कंज्यूम हुआ किसी और स्टेट में, महाराष्ट्र में, गुजरात में बना राजस्थान में, गुजरात में बना बिहार में, तो डेस्टिनेशन कहां है? जिस स्टेट में पहुंच रहा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस स्टेट में वो पहुंच रहा है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि उसको मिलना चाहिए। तो यहां पर सरकार क्या करती है, जब भी कोई ऐसा केस होता है तो सरकार आईजीएसटी लगाता है वहां पर, मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो होता क्या प्रोसीजर है? मान लीजिए गुजरात में कोई सामान बना, गया बिहार, तो जो भी टैक्स यहां लगेगा वो सारा का सारा पहले सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास ले लेती है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना 50% शेयर निकाल देती है, बाकी बचा हुआ 50% वो उस स्टेट को देती है जहां पर फाइनली वो गुड पहुंचा है। तो फाइनली कंज्यूम कहां पे हुआ है? बिहार में। तो 50% का हिस्सा यहां 50 चले जाता है। जबकि देखिए यहां पर क्या होता था, पहले ही 50-50 डिवाइड हो रहा था। तो अगर गुजरात में बनता है और गुजरात में ही कंज्यूम होता है तो 50-50 पहले डिवाइड होता है, बट इंटर स्टेट हो जाता है। जैसे इंटर स्टेट या इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज हो जाता है, इंटर स्टेट वाले केस में क्या हो जाता है? आईजीएसटी लगेगा आपका, और आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट पहले लेती है फिर डिवाइड करती है दोनों जगह। और अगर मैं आपसे ये बोलूं कोई सामान दिल्ली में बना और दिल्ली में ही कंज्यूम हो गया, अब दिल्ली क्योंकि यूनियन टेरिटरी है तो वहां पे एसजीएसटी नहीं लगता, उसका नाम चेंज करके यूटीजीएसटी बोल दिया जाता है। तो दिल्ली में अगर कोई सामान बना और दिल्ली में ही वो कंज्यूम हुआ तो दो जगह जाएगा, पहला तो दिल्ली की सरकार को पहुंचेगा 50% और 50% सेंट्रल को पहुंचेगा। आई होप इट इज क्लियर। अब देखिए जीएसटी के कुछ टैक्स स्लैब्स हैं, कुछ होते हैं निल रेटेड। निल रेटेड होते हैं वो जिन पर हम 0% का जीएसटी लगाते हैं। 0% का जीएसटी जैसे आप सॉल्ट पे लगाते हैं, नमक पे। अब नमक पे आपको जीएसटी 0 ही लगाना पड़ेगा। क्यों 0 लगाना पड़ेगा दोस्तों? नहीं तो गांधी जी बोलेंगे सॉल्ट सत्याग्रह तो मैंने इसलिए ही किया था, सिविल डिसोबीडियंस इसलिए ही तो किया था कि सॉल्ट पर टैक्स नहीं होना चाहिए, ये तो कॉमन गुड है। तो निल रेटेड ऐसे प्रोडक्ट्स। फिर आप देखिए 5% का टैक्स का स्लैब होता है, 12 होता है, 18 होता है, 28 होता है, जो आर्टिकल के अंदर मौजूद है। तो देखो अगर 5 होगा तो कैसे बटेगा? 2.5, 12 होगा तो 6 सरकार में, सेंटर स्टेट 6, 18 होगा तो 9, 28 होगा तो 14, 50-50 डिवाइड होता है।
अब बात करते हैं जीएसटी काउंसिल भी न्यूज में रहा है। आर्टिकल 279A के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिया गया जीएसटी काउंसिल को, और जीएसटी काउंसिल के अंदर कौन कौन मेंबर्स बैठते हैं सबसे पहले तो ये देख लीजिए। जीएसटी काउंसिल के अंदर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस के अदर मेंबर्स, मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ फाइनेंस नॉमिनेटेड बाय स्टेट, मतलब स्टेट से भी लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर से भी लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एंड चेयरपर्सन कौन होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो याद रखिएगा, कल को यूपीएससी बोल सकता है आपसे प्रधानमंत्री चेयर करते हैं, तो गलत हो जाएगा, फाइनेंस मिनिस्टर इज दी हेड। नेक्स्ट, जीएसटी काउंसिल का काम क्या है, कोई भी जीएसटी से रिलेटेड डिसीजन लेना है, जीएसटी के अंदर चेंजेस लाने हैं, टैक्स स्लैब के अंदर चेंज लाने हैं, कंपनसेशन सेस के अंदर चेंज लाने हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी काम होगा इट इज डन बाय द काउंसिल। और काउंसिल के अंदर देखिए वोटिंग होता है, कैसे सेंटर करता है 1/3, स्टेट को दी गई है 2/3, मतलब टोटल वोटिंग में 1/3 परसेंटेज पावर किसको दी गई है, सेंटर को, 2/3 दी गई है स्टेट को। कौन से आर्टिकल से आया था या कौन से अमेंडमेंट से आया था, यूपीएससी आपसे पूछ सकता है। तो 101 मतलब 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये बनाया गया। व्हाई इट वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि देखो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाया गया, एक आर्टिकल इंसर्ट करा गया जीएसटी काउंसिल। दूसरा, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज लाना है और कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है जिस पर सेंटर और स्टेट दोनों नियम बना सकती है, यानी कॉन्करेंट लिस्ट है। देखिए कोई ऐसा टॉपिक जिस पर सिर्फ और सिर्फ सेंटर बना सकता है उसे बोलते हैं यूनियन, सिर्फ स्टेट बना सकता है स्टेट लिस्ट, और जिस पे दोनों कॉन्करेंट। और कॉन्करेंट को चेंज करने के लिए अंडर आर्टिकल 368 आपको कौन सी वाले अमेंडमेंट चाहिए होता है, जिसमें 50% ऑफ द स्टेट का रैटिफिकेशन भी चाहिए। तो 50% ऑफ स्टेट का रैटिफिकेशन मिला और अंत में जीएसटी काउंसिल बना, और जीएसटी काउंसिल का काम यही है। बट देखिए सरकार ने अपने को कम पावर दी है, स्टेट्स को ज्यादा पावर दी है, तभी तो स्टेट्स माने इस प्रोविजन के लिए। बट यहां पर सरकार ने एक गेम और खेला है, बोला है कोई भी चीज अगर जीएसटी काउंसिल में पास होगी तो मिनिमम 3/4% ऑफ वोटिंग से ही होगी। अब देखिए यहां पर सरकार गेम खेल गया, कैसे, टोटल वोटिंग में 33% किसके पास है, सेंटर, और 66% की पावर किसके पास है, स्टेट। बट सरकार ने बोला है कि मिनिमम 75% से ही कोई चीज पास होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी चीज को नहीं चाहती तो वो कभी पास ही नहीं हो सकता जीएसटी काउंसिल में, हेंस जीएसटी काउंसिल के अंदर ये पावर्स मौजूद हैं। अब बात करते हैं क्या बोला गया है, दोबारा से देखिए आर्टिकल के अंदर बोला गया है कि जीएसटी काउंसिल ने अभी हाल ही में बैठक करी और बोला है ऑनलाइन गेमिंग फॉर्म्स पे हम लोग टैक्स लगा देंगे। आई होप इट इज मेकिंग सेंस कि जीएसटी काउंसिल ने क्या किया, टैक्स के स्लैब्स में क्या किया, क्योंकि हर डिसीजन जीएसटी का जीएसटी काउंसिल ही लेती है। बट यहां पर आपको देखना पड़ेगा क्या ये प्रॉब्लम कल को किसी ने टैक्स लगा दिया, सरकार ने बोल दिया कि मैं आज से टैक्स लगा रहा हूं, क्या ऑनलाइन गेमिंग फर्म्स को कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या कहीं पर वो अपील कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, क्या इस डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं। उसी के लिए जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स बनाने की बात हो रही है कि अपीलेट लेवल पर ट्रिब्यूनल्स बनाए जाए जहां पर केसेस जाएं और जीएसटी के कोई भी इंपॉर्टेंट केस या पेंडिंग केस को डील करा जाए। और उसी के रिगार्डिंग क्या बोला गया है, काउंसिल हैज क्लियर्ड द अपॉइंटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस फॉर द ट्रिब्यूनल, क्योंकि याद करो जीएसटी से रिलेटेड कोई भी काम होगा तो वो काउंसिल ही कर सकती है, और काउंसिल ने फाइनली वो ट्रिब्यूनल्स में बैठे हुए लोगों का या कंडीशंस ऑफ सर्विस, अपॉइंटमेंट्स एंड एवरीथिंग हैज दे हैव क्लियर्ड। चलिए अब ये बात कर लेते हैं जल्दी से, सेंटर्स व्यू ऑन कश्मीर सिचुएशन हैज नो बियरिंग ऑन आर्टिकल 370 केस सेज सुप्रीम कोर्ट। अभी सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उसने ये बोला है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला हाल ही में। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में यह बात बोली कि आर्टिकल 370 जो हम लोगों ने एब्रोगेट कर दिया था, मतलब उसकी पावर्स को खत्म कर दिया था, उसकी वजह से जो कश्मीर घाटी है वहां पे बहुत ज्यादा शांति का माहौल बन चुका है, पीसफुल माहौल बन चुका है, लोग अब उधर जा सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, कल्चरल इंटीग्रेशन बढ़ चुका है, शांति का माहौल है, टेररिज्म का लेवल खत्म हो चुका है और वहां की पीपल डेवलप कर रही है। तो एब्रोगेट करना बहुत अच्छी बात है,
ऐसा सरकार ने बोला है। बट सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि जिन लोगों ने इस आर्टिकल 370 के तहत कुछ पेटिशंस को फाइल किया है, हम जब उन पेटिशंस को पढ़ेंगे या उन पेटिशंस के बारे में डील करेंगे, इस बात को ध्यान में नहीं देंगे कि वहां पे अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। हम इस बात को ध्यान देंगे क्या 370 कॉन्स्टिट्यूशनली हटाना ठीक था या नहीं था। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। क्या बोला जा रहा है कि सरकार ने जब यह बात बोली कि 370 बहुत अच्छा हुआ, खत्म हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छा हुआ बुरा हुआ आपका काम है, दिस इज अ एग्जीक्यूटिव्स रोल। As a judiciary role, we have to see whether it was a constitutionally correct mechanism or not. तो यही बात बोली गई है, आप पढ़ भी सकते हैं। डी.वाई. चंद्रचूड़ सर ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं हमारे आज के। द पर्सपेक्टिव ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट हैज नो बियरिंग ऑन द इश्यूज रेज्ड इन द पिटिशंस एंड शेल नॉट हेंस बी रिलाइड अपॉन फॉर दैट पर्पस। मतलब हम उस को सोच करके कोई डिसीजन नहीं देंगे। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है तो बिल्कुल करेक्ट है, और नहीं है तो नहीं है। हम उस बात पर पेटिशंस को पढ़ेंगे। दिस केस कंसर्न्स अ प्योर कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आइए बात करते हैं 370 की जल्द से जल्दी से एक बार देख लेते हैं 370 क्या है। आर्टिकल 370 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को प्रोवाइड करता था। सबसे पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है, एब्रोगेट हुआ है, ना कि इसको खत्म कर दिया गया है। इट इज नॉट डिलीट। कई लोग बोल देते हैं कि 370 को हटा दिया गया है, ये गलत वर्ड है दोस्तों। 370 को हटाया नहीं गया है। क्या आर्टिकल 370 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है? आर्टिकल 370 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी है, बट उसकी पावर्स को खत्म कर दिया गया है, एब्रोगेट कर दिया गया है। तो वर्ड इज एब्रोगेशन ऑफ द आर्टिकल। सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को। जम्मू एंड कश्मीर को सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की पावर क्यों दी गई थी, ये आप जानते होंगे। राजा हरि सिंह की कहानी जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि आजादी के बाद 565 पेनिनसुलर स्टेट्स थी, जिसमें से 3 स्टेट्स हमारे साथ जुड़ना नहीं चाह रही थी, हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर, और उनको ऑटोनॉमी थी कि वो अपना सेपरेट रह सकती हैं। बट सरदार वल्लभ भाई पटेल के इंटीग्रेशन प्रोग्राम से बाकी सब तो आ गई थी, कश्मीर नहीं आ पा रहा था। कश्मीर किस तरफ ज्यादा झुकाव में था? पहले वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। जब वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था तो पाकिस्तान ने उस पर कूच कर दी। कहीं ना कहीं सोचा कि हरि सिंह तो अभी समझ नहीं पाएंगे इस प्रोविजन को, और हम कहीं ना कहीं कब्जा कर लेते हैं। जब उन्होंने कब्जा स्टार्ट कर दिया तब हरि सिंह भाग करके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास आए और उन्होंने बोला कि देखो ऐसा है, जल्द से जल्द आप इंडियन आर्मी भेजो और मुझे बचाओ पाकिस्तानियों से। बट उसी समय जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ेगा, और इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अंदर आपको भारत का पार्ट बनना पड़ेगा। एंड कश्मीर, हमारा जम्मू एंड कश्मीर बिकेम द पार्ट ऑफ द इंडिया एंड इट इज इंडियाज पार्ट ओनली। बट द पॉइंट इज, जब हम लोगों ने ये साइन किया था उसी समय हम लोगों ने आर्टिकल 370 भी बोला। तो उन्होंने अपनी एक शर्त रखी थी कि जम्मू एंड कश्मीर किस तरीके से चलेगा, उसके प्रोविजंस कैसे चलेंगे, वो मैं खुद डिसाइड करूंगा, उसके बिना मैं नहीं आऊंगा। तो उस समय भारत ने इस बात पर हस्ताक्षर कर दिए, बोल दिया कि ठीक है, जैसे आप आना चाहते हैं आ जाइए। तो 370 स्पेशल पावर्स देता है उनको। नेम, जैसे टेरिटरी, बाउंड्री कैन नॉट बी चेंज्ड। ना तो आप जम्मू एंड कश्मीर का नाम बदल सकते हो, ना उसकी बाउंड्री में चेंज कर सकते हो, ना उसकी टेरिटरी को बदल सकते हो विदाउट द परमिशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब सारी पावर्स जम्मू और कश्मीर के स्टेट लेजिस्लेचर को दे दी गई थी। नेक्स्ट, स्पेशल राइट्स ग्रांट करे गए थे वहां पे रहने वाले परमानेंट रेसिडेंट्स को। मतलब जो जम्मू एंड कश्मीर में लोग रहते हैं उनको कुछ स्पेशल अधिकार भी दिए गए 370 के दौरान। जैसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ और सिर्फ वही आ सकते हैं, कोई दूसरी स्टेट का आदमी उधर जाकर के जॉब नहीं कर सकता था, सरकारी सेवा नहीं कर सकता था। नेक्स्ट, वहां पर कोई भी परमानेंट सेटलमेंट नहीं ले सकता। मान लीजिए मुझे अगर जम्मू कश्मीर में जाकर के लैंड लेना है तो मैं लैंड नहीं खरीद सकता था। क्यों? क्योंकि 370 प्रोटेक्शन देता था वहां के परमानेंट रेसिडेंट्स को। नेक्स्ट, अगर मुझे प्रॉपर्टी को एक्वायर करना हो वो नहीं कर सकता था। अगर स्कॉलरशिप की बात हो तो स्कॉलरशिप में मेरे को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी जम्मू एंड कश्मीर में, वहीं के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी। ऐसे कई सारे प्रोविजंस थे 370 में, जिसकी वजह से 370 एक डिस्क्रिमिनेटेड ग्राउंड्स पे बोला गया गलत। नेक्स्ट, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स भी एप्लीकेबल नहीं थे। कहां पर?
जम्मू एंड कश्मीर में नॉट एप्लीकेबल टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वहां पर आप देखेंगे फिर हनन हो रहा था, राइट्स हो रहे थे, कहीं ना कहीं लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था, टेररिज्म काफी ज्यादा बढ़ रहा था, जिसकी वजह से सरकार ने इसको खत्म कर दिया। और सरकार ने सिर्फ इस पॉइंट को रख करके खत्म नहीं किया कि अनरेस्ट है जम्मू एंड कश्मीर में या डिस्क्रिमिनेशन है। उनका कहना यह है कि ये एक टेम्पररी प्रोविजन था, अस्थाई प्रोविजन था, मतलब सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए ये 370 लाने की बात करी गई थी। तो जिस समय हरि सिंह आ रहे थे बोला गया था कुछ समय के लिए ये होगा, उसके बाद इसको एब्रोगेट कर दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा हमने तो सिर्फ पुरानी बात को आज लागू किया है। तो आप बात समझ पा रहे होंगे 370 से रिगार्डिंग क्या चीजें सुप्रीम कोर्ट में उठ रही हैं। तो एक्चुअल में जो लोग इस 370 के खिलाफ हैं वो समय समय पर पेटिशंस डाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और इस डिसीजन के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को चैलेंज कर रहे हैं, इसकी वैलिडिटी को चैलेंज कर रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे तो आप जानते ही हैं कि इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देता है। हेंस आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेकंड पेज में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे भी सिटी वाला है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, नॉट सो इंपॉर्टेंट, यहां पे कुछ भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा जो यूपीएससी लायक हो। हाँ जी दोस्तों, अब ये वाला आर्टिकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रीन वॉशिंग। सबसे पहले तो आपको ग्रीन वॉशिंग का मतलब पता होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन वॉशिंग? ग्रीन वॉशिंग क्या होता है? आपने व्हाइट वॉश तो सुना होगा। व्हाइट वॉश का मतलब क्या होता है? अपने घरों पे पेंट कराना। पेंट क्यों कराते हैं आप पेंट इसलिए कराते हैं कि जो आपकी दीवारों पे धब्बे पड़े हैं या निशान पड़े हैं वो छुप जाएं। ऐसे ही कॉरपोरेट्स या कंपनीज एक अपनी इमेज को छुपाने के लिए ग्रीन वॉशिंग करती हैं। जैसे मान लीजिए, मैं एक कंपनी का नाम नहीं लूंगा, वैसे तो नाम ले भी लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आईटीसी कंपनी के बारे में आप जानते होंगे, इंडियन टोबैको कंपनी। और आईटीसी कंपनी सिगरेट्स काफी ज्यादा बनाता है, टोबैको प्रोडक्ट्स में काफी ज्यादा डील करता है। और जब वो टोबैको में डील करता है तो आप जानते हैं कि पेड़ कटते हैं, काफी ज्यादा उससे डिग्रेडेशन होता है, एनवायरनमेंट को, इकोलॉजी पे इंपैक्ट पड़ता है। बट आईटीसी चाहेगा, या आईटीसी जैसी कुछ कंपनीज हैं वो ये चाहेंगी कि किस चीज पे बिलीव करा जाए, हम लोगों के दिमाग में एक इमेज रखी जाए कि दे आर वेरी एनवायरमेंट फ्रेंडली। मतलब उतना एनवायरमेंट पर वो काम करते नहीं हैं जितना वो हमें दिखाते हैं। तो लोगों को सिर्फ दिखाते हैं कि वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा एनवायरमेंट से प्रिय हैं, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बट इन एक्चुअल फैक्ट्स देखेंगे कि उनकी वजह से एनवायरमेंट डिग्रेडेट हो रहा है, यानी फॉरेस्ट कट रहे हैं। इस प्रोसीजर को बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। दोस्तों ग्रीन वॉशिंग कुछ नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजी है जो कॉर्पोरेट्स इस्तेमाल करते हैं हमारे दिमाग में डालने के लिए, कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए कि वी आर अ वेरी फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली कंपनी, बट इन रियलिटी दे आर जस्ट द अपोजिट। अब बोला गया है चेंजेस टू द कंजर्वेशन लॉज मस्ट बी बैक्ड बाय साइंटिफिक एविडेंस। अभी कंजर्वेशन लॉज क्या है, यहां पे आपको कुछ चीजें पढ़नी पड़ेंगी। जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल आया है 2023 का, जिसको एक्चुअल में क्रिटिसाइज करा जा रहा है। और यहां पे आप कुछ पॉइंट्स देखेंगे, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 की भी बात करी गई है। मैं थोड़ा सा और आपको नीचे दिखा देता हूं, फिर हम लोग एक बार डिटेल में पढ़ेंगे इसे। लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था TN गोदावर्मन केस 1996 का, उसके बारे में भी यहां पे बात करी गई है। फिर यहां पे बात करी गई है 24% ऑफ द एरिया फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, और फिर हम चाहते हैं कि वो 33% हो जाए। अब ये कौन से पॉलिसी से लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988, वहां पर ये टारगेट मौजूद है कि 33% का फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। और ये है एक्चुअल पॉइंट जहां पर पूरा का पूरा विवाद फंस रहा है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को, फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर क्या पॉइंट आया है, क्या अमेंडमेंट आया है, उसकी बात करेंगे। चलिए दोस्तों, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, इट इज द प्रिंसिपल मींस द मेन एक्ट और द सुप्रीम एक्ट दैट रेगुलेट्स द डिफॉरेस्टेशन इन कंट्री। कहने का मतलब, अगर आप भारत के अंदर पेड़ काटना चाहते हैं, कोई भी जंगल की सफाई करना चाहते हैं, किसी भी पर्पस के लिए जंगल में आप पेड़ काटना चाहते हैं, डिफॉरेस्टेशन करना चाहते हैं, इस एक्ट के अंदर उससे रिलेटेड
रेगुलेशंस, प्रावधान दे रखे हैं। तो अगर भारत में कहीं पे डिफॉरेस्टेशन होगा तो इस एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस होंगे वो लगेंगे। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 2 क्या बोलता है इसका, रिस्ट्रिक्शन ऑन डी रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड। अब इसी पर पूरा का पूरा विवाद है दोस्तों, ये फॉरेस्ट लैंड किसे बोलते हैं। अभी मैं आपको अमेंडमेंट में बताऊंगा। फॉरेस्ट लैंड यहां पे वर्ड लिखा, बस ये याद रखिएगा, फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस। अब पहले तो आप एक बात समझ लीजिए आराम से, लेमन टर्म्स में क्या बोला जा रहा है। मान लीजिए मेरे को, मैं एक कंपनी का मालिक हूं और मुझे यहां पर एक कंपनी खोलनी है, अपनी इंडस्ट्री खोलनी है या मॉल खोलना है, और इस मॉल को खोलने के लिए मुझे पेड़ काटने पड़ेंगे क्योंकि वही एरिया मुझे चाहिए। अगर मुझे पेड़ काटने पड़ेंगे तो मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये एक्ट मुझे बोलता है, मैं अपने आप से पेड़ नहीं काट सकता। भारत में अगर आपने पेड़ ऐसे ही काट दिए तो एक्चुअल में आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। डिफॉरेस्टेशन करते ही आपके ऊपर एक केसेस एस्टैब्लिश कर दिए जाएंगे, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अब परमिशन क्या बोला जा रहा है कि रिस्ट्रिक्शन है किस पर, इस लैंड को कोई भी काट नहीं सकता। दूसरा, आप परमिशन किससे लेंगे? मान लीजिए आप बोलते हैं मैं स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेता हूं, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट अपने आप से मन करता है तो उस लैंड को परमिट कर सकता है? जी नहीं कर सकता है। कब कर सकता है? इस एक्ट के अंदर पॉइंट लिखे हुए हैं। तो क्या बोला गया है कि तब तक इस एक्ट को आप, या तब आप इस एरिया को कट नहीं कर सकते हैं जब तक वो कुछ 3 या 4 कंडीशंस मेट ना हो जाएं। दूसरा, कोई भी एरिया फॉरेस्ट या फिर फॉरेस्ट लैंड वाला आप नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए तब तक नहीं दे सकते हैं, देखिए, जब तक नो स्टेट गवर्नमेंट और अदर अथॉरिटी शैल मेक एक्सेप्ट प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति को, मान लीजिए मुझे ही कहीं पे मॉल खोलना है और वो वाला एरिया मुझे चाहिए, तो मुझे स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा। बट क्या स्टेट गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर एरिया को डी रिजर्व कर सकता है? नेशनल पार्क है तो क्या बोल सकता है आज से वो नेशनल पार्क नहीं है? अगर कहीं पे फॉरेस्ट है तो बोल सकता है आज से ये फॉरेस्ट नहीं है, आप इसको काट लो? नहीं। हाँ कर सकता है, बट नॉट विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उसको हाँ बोलेगा तभी स्टेट गवर्नमेंट उस प्राइवेट व्यक्ति को यह परमिशन दे सकता है कि आप पेड़ काट लें। एनी रिजर्व फॉरेस्ट और एनी पोर्शन ऑफ इट शैल सीज टू बी रिजर्व। किसके साथ? देखिए, तब तक नहीं हो सकता जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन ना दे। तो किसी भी एरिया को आप रिजर्व्ड घोषित या डी रिजर्व्ड घोषित नहीं कर सकते हैं। एनी लैंड और एनी पोर्शन मे बी यूज्ड फॉर एनी नॉन फॉरेस्ट पर्पस। अगर आप चाहते हैं कि नॉन फॉरेस्ट पर्पस, यानी कि वहां पे आप किस तरीके के काम कर सकते हैं? आप बहुत तरीके के काम कर सकते हैं। आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, आप है ना, वहां पे डेयरी इंडस्ट्री उगा सकते हैं, मॉल्स बना सकते हैं, कंपनीज कर सकते हैं, एनीथिंग। कोई भी तरीके से अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है वहां पे, तो आप अगर नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए वो एरिया को यूज करना चाहते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या खुद से देगा? क्या मोदी जी इस बात को बोलेंगे? नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमिटी बनाएगा, एक कॉन्स्टिट्यूट करेगा कमिटी, और वो कमिटी एडवाइजरी कमिटी होगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी रिकमेंडेशन पे स्टेट गवर्नमेंट को यस और नो बोलेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला यस स्टेट गवर्नमेंट को कि आप पेड़ कटवा सकते हैं, वेरी गुड। स्टेट गवर्नमेंट उस आदमी को बोल देगा या उस कंपनी को बोल देगा आप पेड़ काट लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइजरी कमेटी ने बोला नहीं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जनरली उनकी बात मान लेता है और ना बोल देता है, और स्टेट गवर्नमेंट तब तक उस एरिया को क्लियर नहीं करवा सकते, डिफॉरेस्ट नहीं करवा सकते। अब देखिए, फाइनल इशुएंस मतलब फाइनल ऑर्डर कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट ओनली। यूपीएससी कहेगा फाइनल ऑर्डर कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट को बताता है, और स्टेट गवर्नमेंट फाइनली किसके साथ इंटरेक्ट करता है? जिस व्यक्ति को उस एरिया को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है। अब मुझे आप एक बात बताइए, अगर आपने कोई लैंड को खाली करवा लिया दोस्तों, और वहां पर डिफॉरेस्टेशन करवा लिया, तो उससे तो इकोलॉजी पे हार्म पड़ जाएगा। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यही काम करती रही तो इस वजह से तो हमारी इकोलॉजी खराब हो जाएगी। नहीं, सरकार ने कहा अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उसके लिए एक प्रावधान है, उसके लिए एक पॉइंट है, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन। जितने बड़े एरिया पे वो डिफॉरेस्टेशन करेगा उतना ही बड़ा एरिया एंड द सिमिलर एरिया, वैसा ही एरिया उसी एरिया के नजदीक भी होना चाहिए वो एरिया। मतलब आपने मान लीजिए इस वाले एरिया पर
ये वाले एरिया को आपने डिफॉरेस्ट कर दिया, तो सरकार कहता है कि इस स्टेट के अंदर या दूसरी स्टेट के अंदर कहीं पर भी मुझको एक एरिया ला करके दो जो सिमिलर इन लेंथ एंड ब्रेथ हो, एरिया वाइज सिमिलर हो, दूसरा सॉइल वाइज सिमिलर हो। अब वो एरिया क्यों ले रहा है? ताकि यहां से जो डिफॉरेस्टेशन हुआ है, पेड़ कटे हैं, उनको इधर लगा सके, इन एरियाज में उगा सके। इससे क्या होगा कि यहां पे माइनस हुआ और यहां पे प्लस हो गया, तो एक इकोलॉजी के अंदर बैलेंस बना रहेगा। पुराने पेड़ कटे, नए पेड़ तो लग गए। दूसरा उन्होंने एक बात और बोला है, पेड़ कैसे लगाए जाएंगे? तो सरकार ने बोला है सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक पेड़ है, एक पेड़ कितने गीगा टन्स ऑफ CO2 को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि आप जानते हैं पेड़ एब्जॉर्ब CO2, कितना CO2 या गीगा टन्स ऑफ CO2 ये एब्जॉर्ब करता है, उसकी हम मॉनेटरी वैल्यू निकालेंगे। मान लीजिए एक पेड़ की वैल्यू निकल के आती है 10 लाख रुपए, और अगर उसने 100 पेड़ काटे हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 इंटू 10 लाख, और यहां से जो फिगर आएगी उतनी फिगर उसको बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। आज के टर्म्स में उसकी वैल्यू कितनी है हम पहले मॉनेटाइज करेंगे, और उतनी वैल्यू भी उस पर्टिकुलर आदमी को देनी पड़ेगी। किसको? सरकार को। और उस सरकारी जो वैल्यू मिलेगी सरकार को, वो यहां पर पेड़ लगाएगा और इकोलॉजी के अंदर बैलेंस मेंटेन रहेगा। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू गाइस कि क्या हो रहा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में। फिर देखिए TN गोदावर्मन केस आया, जिसको ग्रीन मैन भी बोलते हैं, जिनको TN गोदावर्मन जी को 1995-1996 में ये केस आया। इसको फॉरेस्ट केस इन इंडिया भी बोलते हैं। अब फॉरेस्ट केस इन इंडिया क्यों बोलते हैं, सबसे पहले तो आप ये वाला पॉइंट पढ़िए, द वर्ड फॉरेस्ट। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, द वर्ड फॉरेस्ट is nowhere included or defined anywhere। कहीं पर भी फॉरेस्ट का मतलब नहीं बताया गया है। देखिए हमारे पास है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006, कैंपा एक्ट ऑफ 2016। किसी भी एक्ट के अंदर फॉरेस्ट को डिफाइन नहीं करा गया है। फिर फॉरेस्ट को डिफाइन किस में करा गया? फॉरेस्ट को इस केस से डिफाइन करा गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आज से गोदावर्मन केस के बाद से डिक्शनरी मीनिंग समझा जाए फॉरेस्ट के वर्ड को। मतलब फॉरेस्ट क्या, जो डिक्शनरी में दिया हुआ है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन है उसी को हम लोग भी मानेंगे। और क्या बोला गया? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, मतलब जो भी फॉरेस्ट सरकार की किताबों में है। फॉरेस्ट का मतलब ये मत समझिएगा जंगल में ही है, कहीं बाहर भी है, कोई फॉरेस्ट जैसा भी है, फॉरेस्ट कवर का पार्ट है। जरूरी नहीं है कि वो फॉरेस्ट, देखो फॉरेस्ट के अंदर कई सारी चीजें आती हैं, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट भी फॉरेस्ट का पार्ट बन जाता है, फॉरेस्ट कवर का पार्ट बन जाता है। तो फॉरेस्ट इन द सेंस जंगल जैसा भी, अगर कहीं पर खेत के आसपास भी जंगल्स हैं या ऐसे कई सारे लैंड हैं जो सरकारी रिकॉर्ड्स में नहीं है, उनको भी इंक्लूड करो। तो अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से जाऊंगा तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है ये एरिया है, इस एरिया में मान लीजिए ये सरकारी रिकॉर्ड्स में है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है, ये क्या है, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट है, ये कौन सा एरिया है, जंगल एक्चुअल में है, फॉरेस्ट घोषित करा गया है, ये क्या है, नेशनल पार्क है, सारा का सारा एरिया फॉरेस्ट में आएगा। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के हिसाब से तो यही है। तो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी क्या बोलती है कि फॉरेस्ट मतलब जहां पे ग्रीनरी है। भाई साहब कितनी सिंपल सी बात है। तो तमिलनाडु या आप देखेंगे गोदावर्मन केस के बाद से यहां पर आपको एक चीज देखने को मिल जाएगी कि सिंपल सी बात है कि डिक्शनरी मीनिंग अप्लाई करा जाएगा अब से। अब डिक्शनरी मीनिंग अगर अप्लाई करा गया तो एक्चुअल में भारत के अंदर जहां पर भी फॉरेस्ट है, अगर वहां पर कुछ भी कट होना है तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 लगेगा। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही थी? इसकी वजह से वहां पे प्रॉब्लम आ रही थी कि कई सारे कंपनीज इस प्रॉब्लम को झेल नहीं पा रही हैं। कंपनीज कहती हैं कि हमें डेवलपमेंट करनी है, सरकारें वहां पे कह रही हैं, जैसे तमिलनाडु कहता है, अभी मैं आपसे जिक्र भी कर रहा हूं
केरल कहता है, हिमालयन स्टेट्स कहती हैं कि हम लोग डेवलप नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, तो हमें पेड़ काटने हैं। बट पेड़ काटने हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है, जो सरकार नहीं दे रही है। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को ही अमेंड कर दो। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को अमेंड करा, 2023 के अंदर एक बिल लाए, और इस बिल के अंदर क्या बोला है, अब आप शायद समझ पाएंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखिए, ओनली लैंड रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन एनी गवर्नमेंट रिकॉर्ड on or after 1980 would invoke provisions of the act. Forest land authorized by states for non-forestry uses between 1980 and 60 would not invoke provisions of the act. इन्होंने 23 के अमेंडमेंट में क्या बोला? 23 के अमेंडमेंट में या बिल के अंदर जो ये लेके आए हैं, अभी पास नहीं हुआ है, उसमें क्या बोला है इन्होंने सिंपल सा बिल में एक पॉइंट रख दिया है कि फॉरेस्ट का मतलब क्या मानेंगे हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अनुसार, 1980 के एक्ट के अनुसार हम किसे मानेंगे? तो इन्होंने बोला हम सिंपल सा उसको मानेंगे जो 1980 के बाद हुआ, क्योंकि 1980 से पहले तो एक्ट भी नहीं था। तो उन्होंने कहा जो 1980 के पहले रिकॉर्डेड फॉरेस्ट नहीं थे उसको हम लोग डिफॉरेस्ट कर सकते हैं। उस पर क्राइटेरिया नहीं लगेगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का। कब से लगेगा? 1980 के बाद जिनको हमने फॉरेस्ट माना। दूसरा इन्होंने बोला कि अगर 1980 और 1996 के बीच में, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने TN गोदावर्मन केस में अपना जजमेंट नहीं दिया था, तब तक अगर किसी स्टेट ने नॉन फॉरेस्ट्री पर्पसेस के लिए कुछ दे दिया था तो उसको भी आप डिफॉरेस्टेशन या फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के क्राइटेरिया में मत लाओ। इसका मतलब इससे एक पॉइंट बहुत अच्छे से साबित हो रहा है, 1980 के पहले के जो फॉरेस्ट सरकारी रिकॉर्ड्स में है, या 1980 से लेकर 1996 तक जिन एरिया को स्टेट्स ने दे दिया है नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए, उस पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नहीं लगेगा। हेंस इसका मतलब इकोलॉजी का डिसबैलेंस होगा, जिसकी वजह से ही तो यहां पे आप देखेंगे ये आर्टिकल है, और इस आर्टिकल का नाम ग्रीन वॉशिंग है। तो क्या बोल रहे हैं? चेंजेस टू कंजर्वेशन लॉज मस्ट बी ऑन साइंटिफिक एविडेंस, नॉट जस्ट बेस्ड अपॉन दी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। आई होप द आर्टिकल इज क्लियर टू यू। जल्दी से इस आर्टिकल को देखते हैं। GS1 इंडियन सोसाइटी, GS3 इकोनॉमी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड चेंज इन वुमेन लाइव्स। क्या बोला जा रहा है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। सबसे पहले तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है, जल्दी से एक बार देख लेते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को। स्टार्टिंग में जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की स्टेज 1 होती है दोस्तों, इस स्टेज 1 में क्या होता है? बर्थ रेट इज वेरी हाई एंड डेथ रेट इज ऑल्सो वेरी हाई। नाउ व्हाई बर्थ रेट इज वेरी हाई? बर्थ रेट सबसे ज्यादा इसलिए होता है किसी भी पॉपुलेशन की स्टार्टिंग के फेज में। डेमोग्राफिक्स मींस योर पॉपुलेशन, तो स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा बर्थ रेट इसलिए होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, एजुकेशन की कमी होती है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स नहीं होते हैं, सेक्स एजुकेशन नहीं होती है, जिसकी वजह से ज्यादा बच्चे किए जाते थे पहले। दूसरा, डेथ रेट भी ज्यादा होती थी बिकॉज हॉस्पिटैलिटी नहीं था, है ना, हमारे यहाँ मेडिकल स्ट्रक्चर्स नहीं था, टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं थी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं था। सेकेंड स्टेज में क्या होता है दोस्तों? बर्थ रेट बड़ा रहता है बट डेथ रेट फाइनली गिर जाता है। और यहां पे आप देखेंगे पॉपुलेशन इंक्रीज होना स्टार्ट होती है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। और स्टेज 3 क्या होती है हमारी फाइनली, कि बर्थ रेट भी गिर जाता है और डेथ रेट भी कम हो जाता है। तो इसके बाद पॉपुलेशन डिक्लाइन फेज पे आ जाती है, क्योंकि ओल्ड एज हो जाता है। देखिए, डेथ रेट कम मतलब आदमी अब जल्दी नहीं मर रहा है, बर्थ रेट मतलब बच्चे भी उतने पैदा नहीं हो रहे हैं, तो पॉपुलेशन हमारी मैच्योर हो जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी। यहां पे पॉपुलेशन ग्रो होती है क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे ज्यादा हो रहे हैं बट मर कम रहे हैं। भारत आज की डेट में इस फेज पे आने वाला है या आ ही गया है ऑब्वियसली, क्योंकि भारत ने टोटल फर्टिलिटी रेट आज की डेट में अचीव कर लिया है 2.1। अभी व्हाट इज टोटल फर्टिलिटी रेट? कि एक विमेन 18 से लेकर के जितना उसका रिप्रोडक्टिव टाइम पीरियड है, या अपने पूरे के पूरे काल में जब तक वो रिप्रोड्यूस कर सकती है, उसमें कितने बच्चों को जन्म देती है। तो 2.1 ये तो एवरेज के लिए लगाया जाता है, 0.1 एक्चुअल में बोला जाता है कि 2 बच्चों को जन्म दे रही है, एक महिला 2 बच्चों को जन्म देती है ऑन एन एवरेज भारत के अंदर। और ये 2.1 को हम लोग रिप्लेसमेंट लेवल भी बोलते हैं। रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब है कि अब हमारी पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो गई है, मतलब अब हम ग्रो नहीं कर रहे हैं। 2.1 TFR आने का मतलब होता है कि पॉपुलेशन हमारी स्टेबलाइज हो गई है। अब स्टेबलाइज कैसे?
जितना बर्थ रेट हो रहा है उतना ही डेथ रेट भी हो रहा है दोस्तों। तो नाउ द पॉपुलेशन हैज स्टेबलाइज्ड। अब वापस से आते हैं इस आर्टिकल के अंदर, देखिए क्या बोला गया है, 340 मिलियन एट इंडिपेंडेंस टू 1.4 मिलियन पॉपुलेशन भारत की ग्रो हुई। फिर इन्होंने बोला कि 1941 में भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 56 ईयर्स थी, जो कि 50% बॉयज सरवाइव कर पाते थे 28 एज तक। आज की डेट में 69 है और कुछ तो 75 तक भी सरवाइव कर जाते हैं। महिलाओं के लिए ऊपर आर्टिकल है, बट आपको समझना पड़ेगा, पहले इन्होंने मेल की बात करी है, तो इन्होंने बात करी है कि मेल की जो एवरेज एज का स्पैन है वो बढ़ चुका है। नेक्स्ट इन्होंने एक चीज और बोली है, देखिए मैं अभी आपसे बात कर रहा था, टोटल फर्टिलिटी रेट फेल फ्रॉम 5.7 था 1950 में और आज कितना हो चुका है 2.1। याद रखिएगा टोटल फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल के बराबर आ चुका है। द चांस ऑफ नॉट हैविंग अ सन वॉज बेयरली 6%। कब? जब एक्चुअल में एक व्यक्ति या एक कपल 4 बच्चे करता था, बट अब क्योंकि 2 ही बच्चे करता है, क्योंकि आप देखेंगे हम लोग फैमिली प्लानिंग सीख चुके हैं, तो 25% चांस है कि बॉय ना हो। मतलब पहले बॉय होने की संभावना ज्यादा थी, अब बॉय होने की संभावना उतनी ज्यादा नहीं होती है। फिर वो कह रही हैं कि आप देखेंगे कि आज की डेट में 85% ऑफ वुमेन रिस्पोंडेंट्स कहती हैं कि आज भी वो सन्स पर रिलाई करती हैं, मतलब लड़कों पर निर्भर हैं, कि वो चाहती हैं कि उनका बच्चा एक, जितने भी बच्चे हों, मान लीजिए 2 बच्चे हो रहे हैं क्योंकि TFR 2 है हमारा, तो एक लड़का ही हो, ताकि बुढ़ापे में या उस बुजुर्ग समय पे, जिस समय पे उनको सबसे ज्यादा टेक केयर की जरूरत है, उनका लड़का उनके काम आएगा। सो इट इज एक्चुअली अ मिथ। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि लड़कियां काम नहीं आती हैं, बट उन्होंने ये बोला है कि इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे के अंदर यही बात बोली गई है। फिर देखिए यहां पे इन्होंने बोला है अबाउट 20 फॉर वुमेन बोर्न इन 1940s एंड स्टिल रिमेन्स वेल बिलो 22 ईयर्स दोज बोर्न इन 1980s। मतलब विमेन का ज्यादा नहीं हो पा रही है क्या चीज, प्रोडक्शन। तो विमेन ज्यादा नहीं प्रेफर्ड है इन कंपैरिजन टू मेल चाइल्ड। The 2011 census shows that while only 18% of men above age 65 are widowed, about 55% of women are widowed। इसका मतलब ये बोल रही हैं कि जनरली जो विमेन होती हैं वो अपने से बड़े लड़के के साथ शादी करती हैं, तो लड़के जल्दी मर जाते हैं दोस्तों। मतलब लड़के विडो कम होते हैं, लड़कियां विडो ज्यादा होती हैं। विमेन आर मोर विडोड। अब जब अगर ऐसा होता है कि लड़कियां ज्यादा विडो होती हैं, तो उस समय क्योंकि वो अपने बच्चों पर रिलाई करती हैं, एक ऐसे फेज में होती हैं, तो वो ये बोला जा रहा है बाय द ऑथर कि द डिपेंडेंस ऑन द चिल्ड्रन इंक्रीजेस, उनकी सेविंग्स उस पर काम आना चाहिए। तो वो ये बोल रही हैं कि भाई एक विशियस साइकिल में फंस जाती हैं वो सन के प्रेफरेंस में, तो लड़का उनका शायद काम ना आए। अब वो लड़का लड़का सोच करके उन्होंने पूरा जीवन निकाला और बुढ़ापे में जाकर के लड़के ने ही बाहर निकाल दिया। तो इस तरीके की कंडीशन में क्या करा जाए? तो वो ये बोल रही हैं कि देखो आज इस पैट्रियार्कल नॉर्म्स को चेंज करना इतना इजी नहीं है, इसमें समय लगेगा, बट हाँ हमें इंप्रूव करना है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। हम चाहते हैं कि लड़कियों का पार्टिसिपेशन बढ़े। जी हाँ, बिल्कुल ये बात सत्य है कि आज की डेट में लड़कियां कम बच्चे कर रही हैं, जिसकी वजह से उनको एवरेज टाइम पीरियड जो बच्चों पर स्पेंड करना पड़ता है इनिशियल ईयर्स में, वो कम करना पड़ता है। तो उनको ज्यादा टाइम मिल जाता है अपनी एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए, अपने काम के लिए। बट ये बात भी सत्य है वहीं पर कि एक्चुअल में जो एवरेज एज है शादी की वो आज भी 22 साल से कम है। तो 22 साल से अगर एवरेज एज कम है, तो आप देखिए जब इनिशियल पढ़ने का समय है तब बच्चियां या लड़कियां शादी कर लेती हैं, और उस समय वो एक पारिवारिक पैट्रियार्कल सोसाइटी में बस जाती हैं, जहां पर उनको काम नहीं करने दिया जाता है, या फिर घरेलू समस्याओं से उलझ जाती हैं, या बच्चे हो जाते हैं तो वो उसी में व्यस्त हो जाती हैं। तो वो ये बोला जा रहा है कि लेबर पार्टिसिपेशन विमेन का बहुत कम है, लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, सेफ एंड अफोर्डेबल चाइल्ड केयर बनाई जाए, प्लस स्टेट को सपोर्ट करना चाहिए, कुछ स्कीम से एम्प्लॉयमेंट के रेट्स को बढ़ाना चाहिए। और आर्टिकल के अंदर लास्ट बात ये बोली गई है कि उन्होंने एक ऑप्शन दिया है कि MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफ 2005, जिसके अंदर 100 दिन का गारंटेड वर्कफोर्स को, अनस्किल्ड वर्कफोर्स को हम लोग सिक्योरिटी देते हैं। उसमें उन्होंने बोला है कि देखो आज की डेट में
नरेगा में आप किस चीज में इस्तेमाल कर रहे हैं? नरेगा को आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा रहे हैं, उनसे सड़कें बनवा रहे हैं, उनसे झरने बनवा रहे हैं, उनसे एग्रीकल्चर करवा रहे हैं। बेटर है उनसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करवाइए। जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इन बिल्ड, तो उनको बोलो क्रेच बनाएं, मतलब दे शुड बी नैनीज। क्रेच जो आप जानते हैं, उनको बोलें कि बच्चों को हैंडल करें, ताकि ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जो काम कर सकती हैं। तो अगर हम चाहते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़े, तो लेबर फोर्स में विमेन को ही पार्टिसिपेट कराओ नरेगा के थ्रू, और उनको बोलो कि आप क्रेच सिस्टम चालू करो, जिसकी वजह से बच्चों को हम लोग क्रेच में रख सकते हैं और वो महिलाएं काम करने जा सकती हैं। दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल। और आ जाइए नेक्स्ट, जल्दी से देखते हैं GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ये आर्टिकल क्या है? देखिए आर्टिकल के अंदर बहुत कुछ ज्यादा मौजूद तो नहीं है, बट हाँ कुछ चीजें बताई गई हैं। जैसे ये आर्टिकल है सिटीजन एक्शन फॉर क्लीन पॉलिटिशियंस एंड क्लीनर पॉलिटिक्स, करप्शन के ऊपर बताया गया है। प्लस बताया गया है कि हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं वो कई सारे क्रिमिनल या सिविल केसेस से हमेशा जूझते रहते हैं, या फिर उनके ऊपर वो क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं। तो क्या हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स क्लीन है जितनी क्लीन हमें लगती है? क्या क्लीन पॉलिटिशियंस हैं? जी नहीं। तो वो डेटा के साथ बताते हैं। देखिए आप डेटा पढ़ सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है। ऑफ दी 4000 सिटिंग एमएलएज, आज की डेट में पूरे भारत में 4000 सिटिंग एमएलएज हैं, जिसमें से 1777 के ऊपर यानी कि 44% के ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है। फिर वो बोल रहे हैं 43% मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है। फिर वो ये भी बोल रहे हैं कि ये 2004 में 22% था, अब डबल हो चुका है, मतलब 22% से 44% हो चुका है एमपी के अंदर क्रिमिनल केसेस। फिर वो थोड़ा सा नीचे आपको और इंफॉर्मेशन देते हैं, और इस इंफॉर्मेशन में देखिए यहां पर वो ये और बोलते हैं कि अगर आज उनको कन्विक्ट कर दिया जाए, उनके ऊपर केस लगा दिया जाए, केस मतलब अच्छे से ट्रायल करा जाए, तो उनमें से निश्चित और निश्चित 5 लोगों को हो मतलब सेंटेंस 5 साल से ज्यादा के सजा 136 यानी 28% एमएलएस को होगी। तो वो ये कह रहे हैं कि टोटल जितने एमएलएज हैं, अगर आज उन पर केस चलाओ तो पता चलेगा कि मिनिमम 28% लोगों को 5 साल या उससे ज्यादा की सजा भी सुनाई जाएगी। कुछ तो अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस में फंसे हुए हैं, कुछ केसेस ऐसे हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन या रेप केस। तो आप समझ सकते हैं हीनियस और ब्रूटल क्राइम्स की बात कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हमें किसी तरीके से इनको ठीक करना है। और यहां पर इन्होंने ये भी बोला है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस नॉट फ्री फ्रॉम दिस मलाइज। ऐसा ना सोचिएगा कि आम आदमी में नहीं है, या फिर बीजेपी में नहीं है, या कांग्रेस में नहीं है, या अदर पार्टीज में, हर पार्टी के अंदर वो लोग मौजूद हैं, और इनको ट्रीट करना इस इलेक्शन कमीशन ड्यूटी। फिर वो ये भी बोल रही हैं जेंडर रिप्रेजेंटेशन इज वेरी लो विद ओनली 9% ऑफ इलेक्टेड वुमेन एमएलएज। मोस्ट एमएलएज आर कॉलेज ग्रेजुएट्स और मोर 66%। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्लीन पॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कशन करा गया है। नथिंग इज वेरी रेलिवेंट फ्रॉम दिस, बट हाँ आपसे यूपीएससी पूछ सकता है GS2 पॉलिटी के अंदर कि क्लीन कैसे करी जाए पॉलिटिक्स। ये तो सिर्फ और सिर्फ कुछ फैक्ट्स हैं जो आप लिख सकते हैं अपने आंसर के अंदर, बट इसमें मेंस का क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि पार्टीज या हमारे यहाँ इलेक्टोरल सिस्टम या फिर हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है उसको बेटर कैसे करा जाए, क्या रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। तो सिर्फ एक रिफॉर्म है ये मर्डर वाला, या जो भी क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं पॉलिटिशियंस के ऊपर, ऐसे कई सारे रिफॉर्म्स हैं, कभी और डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। लास्ट 2 आर्टिकल बचे हैं हमारे, जल्दी से डिस्कस करते हैं। GS1 ज्योग्राफी, GS3 एनवायरनमेंट, इससे रिलेट कर सकते हैं नॉर्थ इंडियन मॉनसून मेहम। अभी क्या बोला जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल दिस मॉनसून, किस तरीके से बारिश हुई है। बारिश आप जानते हैं इस बार बहुत ज्यादा हुई है, ऐसा बोला जा रहा है कि मॉनसून से पहले भी काफी ज्यादा बारिश हुई है, प्री मॉनसून बारिश काफी ज्यादा हुई है, और टोरेंशियल रेनफॉल हुआ है, मतलब काफी भरपूर मात्रा में बारिश हुई है। तो क्यों हुई है इतनी बारिश, क्योंकि ऐसा एवरेजली नहीं देखा जाता है। तो उन्होंने बोला है कि ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ रीजंस टू दिस। फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला मॉनसून है एक रीजन, मॉनसून आ ही रहा है तो मॉनसून है अपनी जगह पे रीजन। उन्होंने बोला इसमें एल नीनो का इंपैक्ट होगा 100%। एल नीनो के टाइम पे हम जानते हैं कि सूखा पड़ता है, तो वो बोल रहे हैं कि एल नीनो की बातचीत चल रही है काफी टाइम से, बट स्टिल एल नीनो होने के बावजूद भी
अभी हम एल नीनो फेज में हैं, नॉट इन ला नीना। एल नीनो में सूखा पड़ता है, तो वो कह रही हैं कि एल नीनो फेज में होने के बावजूद भी बारिश ज्यादा हो रही है, ऐसा क्यों? तो फिर उन्होंने कुछ बोला है, जैसे यहां पे आप पढ़ेंगे, द अटलांटिक ओशन एंड द अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन इज ऑल्सो टिंकर विद द मॉनसून। एल नीनो का इंपैक्ट बताया है, जेट स्ट्रीम्स का यहाँ पे इंपैक्ट बताया है इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने एटलांटिक नीनो का इंपैक्ट बताया है। व्हाट इज एटलांटिक नीनो? कि एटलांटिक ओशन के अंदर जब जब एटलांटिक ओशन गर्म होता है तब तब भारत के अंदर मॉनसून गलत होता है या खराब आता है। तो वो बोल रहे हैं ऐसा भी हो रहा है, ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं, बट स्टिल इतनी बारिश क्यों हो रही है? मतलब आज की डेट में वो सभी इवेंट्स मौजूद हैं जिसकी वजह से भारत के अंदर सूखा पड़ना चाहिए, ड्रॉट्स आने चाहिए या बारिश कम होनी चाहिए, स्टिल इतनी बारिश क्यों हो रही है? उसके पीछे वो बोल रहे हैं कि देयर इज क्लाइमेट चेंज, देयर इज द रोल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो वो ये बोल रहे हैं कि जो लोग ये बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज इज नॉट रियल, ये आर्टिकल आपको यही बता रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज इज रियल। अनप्रेडिक्टेबल मॉनसून इसलिए ही हो रहा है क्योंकि सुविधाएं या सारी कंडीशंस ऐसी ही हो रही हैं कि भारत के अंदर मॉनसून गलत आए या खराब आए, बट स्टिल इट इज वेरी गुड बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजंस। हाँ, अब ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि इसमें मॉनसून का कोई रोल नहीं है, मॉनसून का बिल्कुल रोल है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का रोल हो सकता है, जेट स्ट्रीम्स का रोल हो सकता है, आपका अटलांटिक ओशन क्या गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, उन सब का रोल हो सकता है, बट हाँ जी, मेजर इंपैक्ट वो बोल रही हैं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का आपको देखने को मिलेगा। आइए अपना लास्ट आर्टिकल स्टडी करते हैं और फिर एंड करते हैं आज के इस सेशन को। GS3 एनवायरनमेंट से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। व्हाट इज द लीगल रो बिटवीन फार्मर्स एंड पेप्सिको? ये बहुत जरूरी आर्टिकल है, क्यों आपके एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेट होता है। सबसे पहले तो मैं आपको केस बता देता हूं क्या हुआ है। केस ये हुआ है, हाल ही में अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये बोल दिया है कि पेप्सिको कंपनी ने जो अपना पिटीशन फाइल किया था, अपने राइट का पिटीशन फाइल किया था, वो गलत है, वो खारिज है। वो खारिज क्यों बताया गया है? वो यहां पे बताया गया है क्योंकि उन्होंने जब ये पेटेंट लिया था, या फिर मैं ये बोल सकता हूं जब इनको प्रोटेक्शन दी गई थी, तब उन्होंने इंफॉर्मेशन जो फर्निश करी थी वो इनकरेक्ट थी। अब आप ध्यान से सुनते रहिएगा क्या बात है। पेप्सिको का कहना है कि उन्होंने एक ऐसी प्लांट वैरायटी बनाई है, किस चीज की? पोटैटो की, और उस पोटैटो का नाम क्या रखा है इन्होंने? FL2027। और FL2027 जो ये पोटैटो की वैरायटी है, ये कह रहे हैं कि ये हमने बनाई है और ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। ये एक ऐसी वैरायटी है जो एक्चुअल में लो एक्सटर्नल डिफेक्ट्स, हाई डिग्रेडेशन या हाई ड्राई मैटर में उगाया जा सकता है, स्टेबल शुगर्स होती हैं, हाईली सूटेबल है चिप्स बनाने के लिए। मतलब पेप्सिको का कहना है कि हमारे पास एक ऐसी वैरायटी है पोटैटो की जो हमने खुद ब्रीड करा है, ब्रीड मतलब हमने उस पर रिसर्च करी है, हमने इसको बनाया है, जिसका नाम FL2027 दिया गया है, जो हम लोग लेस बनाते हैं, मतलब हमारे पैकेट्स जो आते हैं, आपने खाए होंगे चिप्स लेस, उसके अंदर वही आलू जाता है और वो आलू बहुत अच्छा है, उसकी प्रोटेक्शन हमें मिलनी चाहिए। बट अभी कुछ समय पहले PPVFRA, प्लांट प्रोटेक्शन वेराइटीज एक्ट, ये एक पूरा का पूरा एक्ट है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। तो ये एक्ट के अंदर एक अथॉरिटी है और उस अथॉरिटी ने भी पेप्सिको के क्लेम को खत्म कर दिया था, पेप्सिको के क्लेम को मना कर दिया था। पेप्सिको को कहा कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास इसका राइट नहीं रहेगा, सिर्फ आप नहीं उगा सकते इसे, कोई भी फार्मर उगा सकता है। इसको इन्होंने चैलेंज किया दिल्ली हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी यही सेम बात बोली है। आइए जानते हैं जल्दी से PVFRA किसे बोला जाता है। देखिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट, UPOV। UPOV 1978 में आया, हेडक्वार्टर्स स्विट्जरलैंड जेनेवा में, और याद रखिएगा भारत इसका मेंबर बना। अब ये किस चीज के लिए आया? कि कोई भी प्लांट की नई वैरायटी आए उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें, इसी के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पर बनाई गई। और इसने ऑप्शन दिया, इसने ऑप्शन किस चीज का दिया? कि हर व्यक्ति प्लांट की स्पीशीज या प्लांट की वैरायटीज को प्रोटेक्ट करे। किस तरीके से? हमने एक गाइडलाइंस लिख के दे दी हैं, UPOV ने कुछ गाइडलाइंस लिख के दी थी और बोला इसके तहत आप चाहें तो अपने घर में एक कानून बना सकते हैं या सेम कानून हमारा अडॉप्ट कर लें। अब WTO में भारत मेंबर बना, ट्रिप्स आप देखेंगे, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स 1994,
और भारत ने सुई जेनेरिस सिस्टम को अडॉप्ट किया। सुई जेनेरिस सिस्टम का मतलब यूनिक और ऑफ इट्स ओन काइंड। हमारे पास दो ऑप्शन थे जब हम ट्रिप्स के एग्रीमेंट को फॉलो कर रहे थे, या तो हम लोग डायरेक्टली यूपीओवी के द्वारा दिया गया ब्लूप्रिंट को ही अपने यहां चैनलाइज कर लेते, सेम रख लेते, या फिर हम अपने हिसाब से अपना एक सुई जेनरिस सिस्टम बनाते। सुई जेनरिस मतलब अपने लिए अपना ही एक यूनिक स्ट्रक्चर। अब हम लोगों ने यूनिक स्ट्रक्चर को चूज किया और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्लांट की वैरायटीज को बचाया जाए, फार्मर के राइट्स को दिया जाए, प्लांट ब्रीडर्स के प्रिविलेजेस को मेंटेन करा जाए, तीनों को। अभी ब्रीडर राइट्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो आप ब्रीडर समझ लो। ब्रीडर इज दैट पर्सन जो प्रोड्यूस करे, सेल करे, मार्केट करे, डिस्ट्रीब्यूट करे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करे प्रोटेक्टेड वैरायटी को। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ब्रीडर की डेफिनेशन में आते हैं। ब्रीडर मतलब आप क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर प्लांट की वैरायटी को ये सभी काम कर सकते हैं, ये राइट्स दिए गए ब्रीडर को। ब्रीडर वो व्यक्ति होता है जो एक्चुअल में सीड को ब्रीड करता है। ब्रीड मतलब उस पर रिसर्च करता है, उसकी एक नई वैरायटी बनाता है, तो उनको ब्रीडर बोला गया। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कोर्ट में जा सकते हैं। नेक्स्ट, researchers right can use any of the registered variety under act for conducting experiment और research, और फार्मर को भी कुछ राइट्स प्रोवाइड करे गए। तो सबसे पहले तो आप ना बात समझ लीजिए क्या बोला जा रहा है। मान लीजिए एक वैरायटी ऑफ प्लांट है, इसको बोलते हैं वैरायटी 1। इस वैरायटी 1 को डेवलप किया, किसने डेवलप किया? एक ब्रीडर ने। उस ब्रीडर ने इस पे रिसर्च करी, उसको डेवलप किया, और वैरायटी 1 जब इसने डेवलप करी तो ब्रीडर को ये राइट दिया गया कि आप इसको प्रोटेक्ट करवा सकते हैं। अब आप क्यों प्रोटेक्ट करवा सकते हैं? दोस्तों मुझे आप एक सिंपल सी बात बताओ, जिस व्यक्ति ने इतना पैसा लगाया, रिसर्च लगाई, साइंस लगाई, अपना मेहनत लगाई, उसको हक मिलता है कि वो इसको प्रोटेक्ट कर सके। कितने साल के लिए कर सकता है? 15 साल के लिए वो उस चीज को प्रोटेक्ट कर सकता है। अब इट इज सिमिलर कि आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट कर दी है, तो इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आप 15 साल तक इस्तेमाल करेंगे। कहने का मतलब रॉयल्टी आपको मिलेगी, कोई और इसको नहीं उगा सकता। सेल्फ आपके ऊपर सोल कंट्रोल आप ही को दे दिया गया है। नेक्स्ट, इस V1 से V2 अगर आपने बना दिया, अब V1 से V2 कैसे बनाया जाता है दोस्तों? एक वैरायटी को आपने जेनेटिकली थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया या फिर क्रॉस ब्रीडिंग करा दी और दूसरी वैरायटी ऑफ सीड निकल के आ गया, या दूसरी वैरायटी ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन निकल के आ गया, प्लांट की वैरायटी। तो क्या बोला गया है भारत के नियम के अनुसार? हाँ जी, आप इसको भी रख सकते हैं। कैसे? आप इस V1 को कुछ पैसा दे दीजिए और V2 की प्रोटेक्शन को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक और बात बोली गई है कि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो इस वैरायटी या इस वैरायटी को अपने खेत पे लगाते हैं, और जब इस वैरायटी या किसी भी वैरायटी को अपने खेत पर वो लगाते हैं और उसके बाद अगर वो उस वैरायटी को, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अगर उस वैरायटी को वो अपने खेत पे लगाने के बाद उनकी प्लांट से सीड निकलते हैं, क्या उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, ये अधिकार उनको दिया गया है कि आप ब्रीडर्स के जो सीड हैं उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बेच नहीं सकते। मतलब अगर मान लीजिए एक फार्मर ने एक ब्रीडर वाला सीड लगाया और उसको उगाया, और उसको उगाने के बाद उसको खुद दोबारा से सीड मिल जाए उसी से, मान लीजिए उसने सेब का पेड़ लगाया और सेब से दोबारा बीज निकल गए और उसी दोबारा बीज से वो दोबारा सेब लगा ले, हाँ ये काम वो कर सकता है, बट किसी को भी वो सीड्स आगे नहीं बेच सकता। ये हमारे यहाँ पे एक्ट के अंदर मौजूद है। तो ये पूरा का पूरा जो एक्ट है किस चीज से डील करता है दोस्तों? इस एक्ट को बोलते हैं हम लोग PPVFRA एक्ट। अब यहां पे क्या बोला गया है कि लेस कंपनी या पेप्सिको कंपनी ये बोल रही है कि हमने जो पोटैटो की वैरायटी बनाई है वो हमारा अधिकार है, ब्रीडर्स राइट है, हम किसी को इसको शेयर नहीं होने देंगे। बट जो अथॉरिटी है PPVFRA ने, उस अथॉरिटी ने ये बात बोल दी है कि जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, और इसको खारिज कर दिया गया है। तो जब खारिज करा, ये दिल्ली हाई कोर्ट गए, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सेम बात बोली, और इन्होंने क्या बोला कि अगर किसी भी वैरायटी को नया वेरिएंट बनाना है, मतलब उसको अधिकार चाहिए एज अ न्यू वेरिएंट, उसको प्रोटेक्शन चाहिए 15 सालों के लिए, तो उसको कुछ
टर्म्स पे गुजरना पड़ता है, नोबिलिटी, डिस्टिंक्टिवनेस, यूनिफॉर्मिटी, स्टेबिलिटी। मतलब नोबिलिटी मतलब नया होना चाहिए, ये नहीं पुराना है कोई वैरायटी, नई वैरायटी होनी चाहिए, वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए सबसे। बट ऐसा बोला गया कि FL2027 जिसको ये अपनी वैरायटी बता रहे हैं, ये झूठा है, ये झूठी बात है, क्योंकि ये वैरायटी सेम नहीं है और इसको गलत तरीके से पेप्सिको ने काम किया, फॉल्स इंफॉर्मेशन दी। हेंस दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये बात बोल दी है कि FL2027 जो लेज में पोटैटो यूज होता है, इट इज नॉट कवर्ड अंडर योर PPVFRA, मतलब उसको प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी। सो दोस्तों, आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपने काफी सारी चीजों को समझा होगा, अपने नोट्स भी बनाए होंगे, क्वेश्चंस को प्रयास भी किया होगा किस तरीके से यूपीएससी पूछ सकता है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, आई विल सी यू टुमारो अगेन एट द सेम टाइम। थैंक यू सो मच।